हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका फिजिक्स वाला के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो भाई सब लोग? बहुत दिनों से इंतजार था आपको, मैं जानता हूं, है ना। हर जगह पे एक ही चीज मिलती थी, लक्ष्य में कब आ रहे हो, लक्ष्य में कब आ रहे हो, लक्ष्य में कब आ रहे हो। तो जवाब है कि जब लक्ष्य में आएंगे तो आपका लक्ष्य पूरा भी हो जाएगा। तो चिंता मत करिए, आ गए हैं, अब आपका टारगेट एकदम पूरा होगा। आप अपना लक्ष्य जो है वो हासिल करेंगे, जो भी लक्ष्य आपका है। चिंता ना करें बिल्कुल, है ना। सभी लोग इसी के लिए लगे हुए हैं, सारे टीचर इसी चीज के लिए लगे हुए हैं। तो उसी में एक कड़ी जो कि छोटी सी है, इनऑर्गेनिक की बहुत ज्यादा चैप्टर्स हमारे पास है नहीं करने को। कुछ चैप्टर्स हैं, सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन है और डी एंड एफ ब्लॉक है। पी ब्लॉक का कुछ पार्ट है जो कि 12th वाला पार्ट है, और मेटलर्जी जो है, अफसोस की वो चैप्टर हटा दिया गया है। अफसोस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि उसकी जगह सॉल्ट एनालिसिस आ गया है। लाइक मतलब अगर अपन केटायन एनायन के टेस्ट वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री उसमें ऐड कर दी है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री उन्होंने अलग से ऐड करी है, जिसमें कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का है, कुछ पार्ट फिजिकल का है, कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक का है। तो जो इनऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा वो हम करेंगे लास्ट में सॉल्ट एनालिसिस, क्योंकि थोड़े से टेस्ट वगैरह है, याद करने पड़ते हैं। कौन सा कलर आएगा, कौन सी गैस रिलीज होगी, ये सब चीजें हैं, तो वो हम आखिर में ही करेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है। तो अब तक सिर्फ जेई एडवांस में पढ़ाया जाता था, सॉल्ट एनालिसिस जेई एडवांस में पढ़ाया जाता था, जेई वगैरह में पढ़ाया जाता था। अब नीट में भी थोड़ा सा हम करेंगे। और प्रैक्टिकल बुक आती है एक, है ना, एनसीईआरटी की एक लेबोरेटरी वाली लैब मैनुअल करके एक बुक आती है। अगर आप खरीद ना पाए तो उसको डाउनलोड जरूर करिएगा उस चैप्टर के लिए। उसके अंदर वो जो कुछ वहां से ही क्वेश्चन बनाएगा, वो अगर आएगा तो बिल्कुल फिक्र ना करें, तो वो भी हम करवाएंगे। वो किताब जरूर खरीद लेना। अगर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से। खैर ये बाद की बातें हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल जो हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और मैं इतना मान के चल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले कम से कम आपको ये सब तो पता होगा बेटा। इतना तो नहीं भूले होंगे, क्लास 11th में हमने पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली इस इन टर्म्स से आप याद रख रखा होगा, इन टर्म्स से आपका रिश्ता अभी भी होगा। जो डेफिनेशंस है, टर्म्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा सब कुछ एज इट इज याद हो, ठीक है, समय हो जाता है, वो भी इतना ज्यादा अच्छे से याद नहीं रहता। बट हाँ, अगर आप नीट दोगे तो आपको 11 प्लस 12 दोनों इसी साल करके ही देना है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, लाइट आ गई क्या? चला क्यों नहीं है? हाँ जी। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है 11th बर्बाद। हाँ, तो अभी तो समय है, उसको बर्बाद नहीं, उसको तो अब पढ़ने का टाइम आया है, अब पढ़ लेना, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना, कोई कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा सब। ठीक है। और तुम सेलेक्ट होगे तो तुम्हारे मुंह से दुनिया सुनेगी कि 11th बर्बाद। उसके बाद भी मैंने कर लिया था और फिर मैं सेलेक्ट हो गया। तुम सेलेक्ट नहीं होगे तो तुम घर पे बोलोगे ना, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ और घर पे बोलोगे कि 11th बर्बाद, तो उधर से पापा का एक रैप्टा आएगा कि ठीक है, 11th का तू पूरा का पूरा ही बर्बाद है, भाग। इसलिए वो क्या है कि सिलेक्शन के बाद आप कुछ भी बोलो, सब मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन सिलेक्शन 11th बर्बाद होने से तो नहीं होगा, उसको आबाद करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है ना। यस। ये रुक जा रे, ऐसे ही नहीं चल रहा है यार, पहले दिन गर्मी बढ़ गई है। शुरू करें। आज का लेक्चर तो इंट्रोडक्शन वाला है, ऐसे आसान आसान सी चीजें, प्यारी प्यारी सी चीजें, क्यूट क्यूट सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें, है ना, वो देखेंगे हम। शायद हम एनसीईआरटी का 1 या 2 पेज पढ़ेंगे आज, है ना। एक पैराग्राफ मान लो, यूं मान के चलो, एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ने वाले हैं बस। जो कुछ वहां एक पैराग्राफ में लिखा है वो पढ़ने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं कुछ लोग, चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। आज नहीं है वैसे, आने वाला है।
बहुत जल्द, इतना जल्द कि ऐसे मेरे तो धक धक हो रहा है। हाँ, समझ रहा बात को। हाँ, चल ठीक है। तो चलो अब तुमको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आज का। और इंट्रोडक्शन है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही है, या गिवन इन एनसीईआरटी सीधा लिख देते हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं और आएगा सवाल तो वहीं से आएगा। लिगेंड्स के बारे में कुछ जानेंगे, हालांकि लिगेंड्स प्रॉपर पूरा लिगेंड्स तो हम कल ही कर पाएंगे। चलिए शुरू तो कर लेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन किस चीज का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ये है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या होते हैं। सॉल्ट नाम सुना है बेटा आपने, सॉल्ट, सॉल्ट नाम सुना है। सॉल्ट होता क्या है कि मान लिया कि एक सॉल्ट ए है और एक सॉल्ट बी है, दोनों एक्वस है, दोनों के दोनों क्या है, पानी में है, ठीक है। दोनों को पानी में घोल दिया बराबर मात्रा में, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक, है ना। स्टोइक्योमेट्री एकदम देखते हुए इसको बराबर मात्रा में पानी में घोल दिया और दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो सॉल्ट ए और सॉल्ट बी का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, एडिशन कंपाउंड हो गया। अरे ए प्लस बी हो गया, क्या है, एडिशन कंपाउंड हो गया। इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एडिशन कंपाउंड। लेकिन हमको एडिशन कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए बेटा, हमको एडिशन कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको उसके क्रिस्टल्स चाहिए। क्या चाहिए हमको, उसके क्रिस्टल्स। तो हम उसको हीट कर लेंगे, इवापोरेशन करेंगे, हम दोनों मिक्सचर मिला देंगे, दोनों पानी को मिला देंगे, ठीक है, और मिलाकर गर्म करते जाएंगे जब तक कि पानी नहीं उड़ जाता और नीचे क्रिस्टल्स नहीं आते। तो यहां पे जो हमको क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं, ये क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। अब बात आती है कि सर एडिशन कंपाउंड किसको कहते हैं। तो एडिशन कंपाउंड तो सिंपल सा है बेटा, एडिशन कंपाउंड का मतलब होता है ए प्लस बी को आपने स्टोइक्योमेट्रिक कॉम्पोजिशन में मिला दिया, बराबर तरीके से मिलाना है, बराबर अनुपात में मिलाना है, बराबर रेशियो में मिलाना है, और वो लिक्विड भी एडिशन कंपाउंड ही होगा जो दोनों का मिलेगा वो। लेकिन हमको लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको तो क्रिस्टल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पानी उड़ाएंगे। तो पानी उड़ाने के लिए क्या करेंगे, इवापोरेशन। क्या करेंगे, उसका इवापोरेशन करेंगे और उसको हीट करेंगे। तो है तो वो भी एडिशन कंपाउंड का मिक्सचर, लेकिन लास्ट में हमको क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स मिल जाएंगे। हमको बेसिकली क्रिस्टल्स चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स से हम ऑब्जर्वेशन तक पहुंचेंगे हमारे आगे वाले की चीज का, ठीक है। खाने पीने का सौदा आ गया पहले दिन, पपीता शेक, शेक। अबे इसकी तो लुगदी बन गई पपीते की, है, स्लाइम हो गया ये तो। रुक जा रहे, पहली क्लास बढ़िया शुरुआत, देख रहे हो, पपीता शेक आ गया। अर्जुना वालों, पिछले साल वाले अर्जुना वाले होंगे इसमें, उनको समझ आ गया कि ये चालू कर चुका है। पहले लेक्चर में ये बदमाश आदमी, बदमाश टीचर हरकतें चालू कर चुका है। देख मेरे भाई, एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये जो हमारा चैप्टर है ना, वो यहां चलेगा पूरा, यहां, जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो किस टाइप का सॉल्ट है, तो आंसर है वो एडिशन कंपाउंड ही है। और ये डबल सॉल्ट है, वो भी क्या है, तो वो भी एडिशन कंपाउंड है। तो क्या डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक जैसा है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। इसका मतलब कुछ तो चेंजेस होगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देख लें तो हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है और डबल सॉल्ट क्या होता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। और इस वजह से ये चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है, वो चैप्टर पूरा यहां चलता है। हमारा चैप्टर यहां से चल रहा है बेटा, आप देखो इस चीज को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब हम किस जगह से अपना चैप्टर शुरू करेंगे? इस पर्टिकुलर पार्ट से। पहले हमने देखा एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट में मिला दो, उड़ा दो, क्रिस्टल्स बना दो, हो गया। उसके बाद हम एडिशन कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट होते और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। और हम पूरा चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के आसपास चलेगा। मतलब हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सर नोट करना है क्या? हाँ करना तो है। सही पूछा, मैं भूल गया था, मैं रुक जा, चम्मच लाता हूं। ये शेक अब खाने लायक है, चमचा देना, चमचा दे, चमचा ही देना, चमची नहीं चाहिए। चमची में दिक्कतें बहुत आती है फिर। ये तो चमची है, चमची नहीं चाहिए यार, ये तो आगे से खुली हुई भी है चमची। खुली हुई नहीं है, डिजाइन है सर वो। चलो ठीक, हाँ नहीं खाना। अरे केले के चिप्स तू खा यार, कुछ भी खा रहे हो तुम यार, केले के भी चिप्स बना लिए तुमने, गजब कर रहे हो यार। कुछ तो छोड़ दो धरती पे, सबके चिप्स बना लेते। रुक जाओ, खाने दो, करते हैं शुरू। अच्छी शुरुआत हुई है आज, पहले ही क्लास में खाने पीने का सौदा आ गया। आया आया, एक आया, एक आया, एक आ गया, आ गया, आ गया। कह रहा पोल कराओ, आ गया। ये हर जगह होता है भाई। कह रहा पोल, कह रहा पोल करा दो, बस। मतलब वो तो इतनी आसान जिंदगी समझ रहा है ना, कि ये चाहता है कि मैं एक पोल कराऊं, ठीक है, कि तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर इसमें इसका आंसर यस और नो दे देगा ना ये, तो मतलब ये मान जाएगा। ये हर चीज वो वाला है, हेड एंड टेल वाला, कि भाई सिक्का उछालो, हेड आया टेल आया, ये करता है ये। पोल करा दो, पोल, बिना मतलब, कुछ नहीं पढ़ाया अभी, पोल करा दो, पोल करा दो। पोल और वीडियो कॉल, देख पोल तो टाइम कंज्यूमिंग है, जब कराना होगा तब करा दूंगा मैं। और आज तो नहीं होगा, आज कोई ऐसा चीज ही नहीं है पोल कराने वाली। अब यार पोल कराने को तो लोग ऐसे भी करा देते हैं, वोट करा देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, कितने परसेंट लोगों को समझ में आया, करवा लेंगे कभी, है ना। और रही बात वीडियो कॉल की, एक बच्चा ये भी कह रहा है वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल से मेरे को शर्म आती, मैं साफ बोलता हूं, है ना। मैंने अर्जुना में भी बोला, मैंने यकीन में भी बोला, सेम बात तुमको ही बोल रहा हूं। वीडियो कॉल मुझे शर्म आती। मेरे घर से मम्मी का वीडियो कॉल आता है, पापा का वीडियो कॉल आता है, तो मैं थोड़ी देर तो ऐसे बोलता हूं कि हाँ पापा प्रणाम, उसके बाद वीडियो ऑफ कर देता हूं, ठीक है। मेरे को शर्म आ जाती यार, कैसे बात करते हैं वीडियो कॉल पे, मेरे को फेस करना ही नहीं आता वीडियो को, कैसे कैसे तुम कैसे कर लेते हो। और इधर सबसे बड़ी बात है कि मैं इधर से वीडियो कॉल लगाऊं, तुम पलंग पे सो रहे हो बरमुडा पहन के, फिर बेइज्जती तो मेरी हुई, यूट्यूब पे तो किल पे मेरी कटेगी, कि क्लिप कट गई उसकी, कि क्या, कि सामने वाला पता नहीं क्या कर रहा हो। भाई मैं तो रिस्क नहीं लेता, मैं वीडियो कॉल करूं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां फोन चला रहे हो, तुम तो कहीं भी ले जाते हो फोन को, मैं नहीं देता रिस्क, बैठ रहो चुपचाप।
फैसिलिटी का दुरुपयोग कर सकते हो तुम, मिस यूज। आ जाओ। पैसे मांग लोगे फिर? क्या मतलब आ रहा है आजकल वीडियो कॉल पे पैसे मांग लेते हो? समझदार हो, बचिएगा, फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। तो हम एक काम करें, कह रहे कर लो, ठीक है तो कर लेते हैं। इधर लिखते हैं डबल सॉल्ट, जल्दी जल्दी लिखो, कह रहे खुद तो लिख लो पहले, हाँ लिख रहे हैं डबल सॉल्ट, और इधर लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक एक करके डिफरेंस हम देखते हैं, ठीक है। पहला डबल सॉल्ट क्या होता है, हम कैसे पता लगाएंगे बेटा, सुनो ध्यान से। जब हम एडिशन कंपाउंड को देखते जाना देखते जाना देखते जाना, ए, जब हम एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल मिल गए, हमको एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल मिल गए। अब एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल को हम पानी में फेंकेंगे। क्या करेंगे बेटा? पानी में फेंकेंगे। वापस कह रहे क्या बदतमीजी है ये, पानी पहले उड़ाया, क्रिस्टल्स बनाए। अरे तो फर्क होता है बेटा, इवापोरेट करते हैं तो वो क्रिस्टल बन गए, है ना। क्रिस्टल बनने का मतलब है उनमें बॉन्ड वॉन्ड बन गए, आयनिक बॉन्ड वॉन्ड बन गए, वो अलग चीज है। अब हम क्रिस्टल्स को वापस पानी में फेंकेंगे तो हमारे पास दो तरह के ऑब्जर्वेशंस आएंगे। उन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे ही हम बोल पाएंगे कि कौन डबल सॉल्ट है एंड कौन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो हम एडिशन कंपाउंड के मैं गुस्सा छोड़ दिया मैंने, एक बच्चा लिख रहा है मैं गुस्सा बहुत करना, नहीं नहीं नहीं, गुस्सा छोड़ दिया मैंने। कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल, मैंने गुस्सा छोड़ दिया बेटा, गुस्से की बात मत करो। गुस्सा शब्द बोलते ही मेरे कुछ हो जाता है ना। वो एक हाउसफुल मूवी होती थी, उसमें एक सैंडी होता था और एक सुंडी होता था, तो मैं बन जाता हूं, अभी मैं सैंडी हूं और सुंडी बन जाता हूं मैं, है ना। तो ध्यान रखना, सैंडी हूं बेच है, सैंडी ने सुंडी, मैं दो हूं। ले चले देख इधर पर जी, देख चल। तो एडिशन कंपाउंड को हम पानी में फेंकेंगे। अगर एडिशन कंपाउंड को हम पानी में फेंके और पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऐसा आए कि कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर वाटर वाटर। पहला जो चीज है वो क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर। जब आप डिसोसिएशन इसका कंप्लीटली हो जाता है। अच्छा, कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि जितने आयंस से ये बना है सब तितर बितर हो जाते हैं। मान लो ये 5 आयन से बना हुआ सॉल्ट है, डबल का मतलब ऐसा नहीं कि दो ही होंगे, 5 आयंस के बना हुआ है, 4 आयन से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस हो सकते हैं, उनसे बना हुआ। कि पपीता से खराब था भाई, ओ हो मेरा जी घबरा रहा है, क्या पिला दिया इनने, चरस गोल लड़की थी क्या अंदर। कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर, पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे क्या? क्या बोलती हो पब्लिक है, क्या बोलती है पब्लिक, क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे क्या, या पार्शियली डिसोसिएट होंगे, या इसके अंदर ऐसा लिख दें कि डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू वाटर। तो हम इसको लिख सकते हैं डू नॉट, यहां पे लिख दो, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, टेंशन मत लो, कोर्स अपन फिर भी टाइम पे खत्म करते। डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, इनटू वाटर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। पार्शियली, यस गुड। ये आपने तो बोला सर हमको कैसे पता चलेगा, बेटा वो पता कब चलता है जब हम आगे जाकर इनके टेस्ट करते हैं, है ना। लेबोरेटरी के अंदर इनके कुछ और टेस्ट होते हैं, तो सर हमको कैसे पता चला कि ये कंप्लीटली हुआ, ये कंप्लीटली नहीं हुआ। तो वो अगर मान लो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, बेटा देखना कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू, है ना, वाटर, और इसके सारे आयंस अलग अलग हो गए। क्या हो गए, इसके आयंस सारे अलग अलग हो गए। अब आयंस अलग अलग हो गए, ठीक है, अब आयंस अलग अलग हो गए, तो क्या हर आयन अपना अलग अलग टेस्ट दे सकता है?
कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब क्या है? जल्दी बताओ, कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब क्या है ना? कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब क्या है? हर कोई आयन, अगला पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, समझना, अगर वो पूरी तरह से टूट गया तो इसके सारे आयंस अपना टेस्ट देते हैं, है ना? ईच आयन गिव पॉजिटिव टेस्ट। अगर वो पूरा ही टूट गया यानी सारे आयंस अलग अलग हो गए, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में अगर आयरन +2 है, अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है और सब अलग अलग घूम रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से टूट गया, तो अगर आप सल्फेट का टेस्ट करोगे तो भी देगा वो सॉल्यूशन। अगर आप क्लोराइड आयन का टेस्ट करोगे लेबोरेटरी में तो भी देगा वो पॉजिटिव कि यस क्लोराइड इज प्रेजेंट। अगर आप आयरन +2 Fe+2 का टेस्ट करोगे, जो कि हमारे सिलेबस में इस बार ऐड हो चुका है और हम करेंगे भी सोल्ट एनालिसिस में, तो एनायंस के टेस्ट भी करेंगे, केटायंस के टेस्ट भी करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं उसको। तो जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो हम आयंस का टेस्ट करते हैं, हर एक आयन इसका पॉजिटिव टेस्ट जो है वो देगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हर एक आयन इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर बोल दिया वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब आपने ऊपर बोला कि ये पूरी तरह से नहीं टूटा, तो इधर क्या लिख दूं मैं? इधर क्या लिख दूं? इधर क्या लिख दूं? इसका उल्टा लिख दूं, और क्या लिखूंगा? ईच आयन या ऑल आयंस, ऐसा भी लिख सकते हो, ईच आयन डू नॉट गिव। देखो अंग्रेजी में कोई दिक्कत लगे तो जो मुझसे 11th पढ़े हुए हैं वो तो क्या है कि समझदार है, वो तो नहीं बोलेंगे, और जो मुझसे पहली बार पढ़ रहा है उसके साथ तकलीफ तो है। तो मैं पहले ही बोल देता हूं बेटा, मेरी इंग्लिश बहुत खतरनाक है, वो यहां भारत में लोगों को समझ नहीं आती। एक्चुअली मेरा सारा कुछ बाहर ही हुआ है ना, विदेश में ही पला बड़ा हूं, विदेश की ही अंग्रेजी आती है, वो तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे लेवल पे आने की, बट मैं नहीं आ पाया। तो मेरी थोड़ी हाई फाई इंग्लिश रहती है ना, तो उसके साथ तुमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कहीं पे कोई शब्द समझ नहीं आए तो मुझे बोल देना, मैं उसको थोड़ा इजी करके समझा दूंगा, और तो क्या है, बाकी ध्यान रख लेना। हाँ ठीक है ना, बस। हाँ नहीं नहीं, युगांडा से नहीं हूं मैं। नहीं, यू और आगे का शब्द दोनों अलग अलग कर दे वो तू। ईच आयन, हाँ, क्योंकि गुजराती में गांडा का मतलब पागल होता है ना। हाँ, यू पागल। ईच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, मतलब आयंस के टेस्ट दोगे तो इसमें जितने आयंस से वो बना है ना, वो तो उसके फॉर्मूले को देख के पता लग जाएगा कि वो कौन से आयन से बना है, उसके फॉर्मूले को देख के भी पता लग जाएगा कि वो कौन से आयन से बना है। फॉर्मूला देख के आप क्या चाहोगे? हर कोई आयन अपना टेस्ट दे दे, अगर दे देता है तो हम बोल देंगे वो डबल सॉल्ट है। और फॉर्मूला देख के हम ये देखें कि इसमें आयरन भी है, इसमें साइनाइड भी है, लेकिन आयरन अपना टेस्ट दे रहा है, साइनाइड नहीं दे रहा, पोटेशियम अपना दे रहा है, आयरन और साइनाइड अपना टेस्ट नहीं दे रहा है, पोटेशियम अपना टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है हर एक आयन अपना टेस्ट नहीं दे रहा है। देना चाहिए था आयरन, आयरन +2 भी टेस्ट देना चाहिए था, साइनाइड आयन का भी टेस्ट होता है वो भी होना चाहिए था, पोटेशियम आयन भी अपना पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि इसने और इसने नहीं दिया, इसने दे दिया। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां मान लो डबल सॉल्ट होगा तो जितने आयंस होंगे वो सब अपना टेस्ट देंगे। अभी तक चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि ये बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर यहां से समझना आ गया, फील आ गई, तो कम से कम ये पता चलेगा कि हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, ममता कह रही है मैं भी आपके जैसी हूं, वीडियो कॉल पे बात नहीं करती। तो मां की ममता जो है, मम्मी से भी बात नहीं करती आप बेटा? है गलत बात, हाँ गलत बात, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मम्मी से बात करो, है ना। वीडियो कॉल पे आप भी मुंह नहीं दिखाती? भाई बताओ, ममता या वीडियो कॉल ही नहीं करती? ओ, ऐसे नहीं करते ममता। चल भाई आगे चल, पहले दिन की क्लास है इसलिए ऐसे बीच बीच में कर रहा हूं, वरना ऐसे भर्राटे से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। आज तो पहला दिन है ना, टीचर बदल गया,
टीचर बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बदल गया। तो धीरे धीरे करके तुमको ऐसे होना पड़ेगा कि देख भाई है ना, थोड़ा थोड़ा बदल गया। और जब बहुत सारी चीजें बदल जाती है तो कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है। तो अभी तुमको कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, है ना। तो बहुत गहरे गहरे सवाल मत पूछो, अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे सब कुछ। अभी धीरे धीरे, आज हो सकता हो डीपीपी भी ना लगे तुमसे, कल लग जाएगी आज वाली डीपीपी। चिंता ना करें, चिल मारे, पहला दिन है, ठीक है। तो अभी एकदम सऊदी अरब से तुम लौटे होंगे, वहां हर सर सऊदी अरब वाली स्टाइल में पढ़ाते हैं, तो अभी एकदम नई जगह आए हो, ठीक है। तो हम तुमको इनऑर्गेनिक पढ़ाती, ठीक है भाई। तो मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूं, चलो आओ। हबीबी है, हबीबी तुमको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता अभी भी? ओहो, वाह वाह भैया, उनकी अलग यूनिक स्टाइल है, मैंने खुद लास्ट ईयर कॉपी करी थी, मजा आता है। पर उनके जैसा नहीं बोल सकते यार, वो एकदम सही बोलते हैं। यस, अब एक पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं उसका भी मतलब समझ लेना थोड़ा सा। अगला पॉइंट बेटा साथ के साथ नोट करो, मैं बहुत टाइम देता हूं लिखने के लिए, कभी मुझसे ये शिकायत मत करना कि मैं लिखने के लिए, मैं हमेशा टाइम देता हूं। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, इंडिविजुअल, है ना। मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं इंडिविजुअल आयंस लूज, डू नॉट लूज, individual ions do not lose their own identity। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहे सर इतना कुछ तो एनसीईआरटी में लिखा ही भाई नहीं है, डबल सॉल्ट को आप ट्रिपल कर रहे हो और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। नहीं बेटा, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं परेशान कर देंगे, इसलिए समझा रहा हूं, है कुछ भी नहीं। फील करो चीज को कि जो चीज पानी में जाके पूरी तरह से टूट गई, अरे टूटने वाले क्या हैं, सारे तो आयंस हैं। अब जब सब अलग अलग हो गए तो सबको पकड़ पकड़ के टेस्ट कर सकते हो और सब अपना टेस्ट देंगे। दूसरा पॉइंट है ईच आयन गिव पॉजिटिव टेस्ट। और तीसरा है, तीसरा क्या है कि जब वो सारे आयंस अलग अलग हो गए, जब वो सारे आयंस अलग अलग हो गए तो सब की सब अपनी अपनी पहचान जो है वो रखते हैं, खोते नहीं है। लिखो क्यों है, मतलब अगर Fe+2 जैसा होता है, Fe+2 वैसा ही है, उसने अपनी पहचान थोड़ी खोई। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पानी में टूट गया, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। कभी जमाने में Fe+2 जाकर किसी से जुड़ा होगा, आज वो Fe+2 उसी तरह से वापस घूम रहा है, आज वो सल्फेट उसी तरह से वापस घूम रहा है, आज वो अमोनियम भी उसी तरह से वापस घूम रहा है। मतलब जब हमने देखा तो अमोनियम हमको वैसा ही दिखा जैसा किसी जमाने में हुआ करता था। हमने देखा कि Iron+2 ऐसा ही है जैसा किसी और जमाने में हुआ करता था। हमने देखा कि Aluminium+3 अरे ये तो वैसा ही है Aluminium+3 जैसा होना चाहिए वैसा ही है। इसका मतलब है जब वो कंप्लीटली टूट गया, कंप्लीटली टूट ही गया, तो इसका मतलब है सब के सब आयंस की अपनी अलग पहचान है। मतलब Aluminium+3 की उसकी इंडिविजुअल पहचान जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो वैसे का वैसा वापस आ गया जैसा पहले हुआ करता था। लेट्स सपोज हमने कोई सॉल्ट नहीं लिया, हमने Aluminium+3 का अलग से कोई टेस्ट किया, वो Aluminium+3 आज ऐसा टेस्ट फिर से देगा, यानी कि कुछ भी नहीं बदला, आज भी पहचान उसकी जिंदा है। वो कहता है कि मैं Aluminium+3 हूं, अलग हूं, पड़ा हूं, देखो ये रहा। सुहानी जायसवाल कह रही है आपकी वॉइस रेडियो एफएम, हाँ रेडियो एफएम दोनों लिखा उसने, मैं नहीं बोल रहा, आरजे जैसी लग रही है। देखो अच्छे कमेंट मैं तुरंत पढ़ लेता हूं, इसलिए बुरे कभी मत करना। ये लो, ये हो गया यहां वाला पॉइंट, समझ आ गया यहां वाला। तो इसके लिए क्या लिखूं बेटा, इसके लिए इसका पॉइंट बताओ, इसके लिए क्या लिख दूं? क्या ऐसे लिख दूं, आयंस लूज देयर ऑन आइडेंटिटी?
मैंने बोला था कि जब सारे आयंस अपना टेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है वो अपनी पहचान खो चुके हैं। ये पहचान का मतलब ही यही है कि वो अपना टेस्ट दे दे। इस पहचान का मतलब क्या है कि वो अपना टेस्ट दे दे। यस, यहां तक चीज क्लियर है? ठीक है, ओके। हां, एक ने लूज के आगे एक शब्द लगाया है। ठीक है बेटा, ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं करते हैं। थोड़ा बाथरूम से दूर रहो। अगर वहां बार बार आवाजें आती है तो ऐसा ही ख्याल दिमाग में आते हैं। बाथरूम से दूर पढ़ा करो, बाथरूम से दूर पढ़ा करो। मोबाइल तो बाथरूम में बिल्कुल मत ले जाया करो। लेक्चर कोई बाथरूम में नहीं देखेगा, खासतौर से मेरा लेक्चर कोई बाथरूम में नहीं देखेगा, मारूंगा पकड़ के मैं। सही बता रहा हूं, इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। चल, अब एक पॉइंट और लिख रहा हूं। कह रहा कितना पॉइंट लिखता है भाई, ये आदमी कतई पॉइंट वाला आदमी है। हाँ, अब जो मैं पॉइंट लिखूंगा वो थोड़ा अलग है। अलग क्यों है वो भी बताऊंगा। मैं लिखने वाला हूं, सॉल्ट है ना, सॉल्ट। अब मैं इस कंप्लीट सॉल्ट की बात करूंगा। सॉल्ट अगर पूरी तरह से टूट गया तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? डबल सॉल्ट। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी। सुनता बेटा? लूज देयर आइडेंटिटी। अब आप बोलोगे पागल आदमी है क्या ये? इन एक्वस मीडियम। अभी समझ जाओगे क्या है ये। मैंने कहा कि हमने एक सॉल्ट लिया, सॉल्ट का होना उसकी पहचान है। यूं मान के चलो कि कोई चीज चार चीजों से मिलके बनी है। मेरी बात को समझना बेटा, कोई चीज चार चीजों से मिलके बनी है। चार चीजें जुड़कर जो नई चीज बनी उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। आप ये बोलोगे कि ये चार से मिलकर बना हुआ एक नया चीज है, मतलब एक नया सॉल्ट है। तो चार आयंस से मिलकर अगर कोई सॉल्ट बना है तो वो सॉल्ट की पहचान है। जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि पानी में डालने पर वो पूरी तरह से टूट जाता है। बात तो वहीं समझ आ गई कि मैं अब ढूंढना चाहूं उन चारों आयंस को एक साथ चिपका हुआ सॉल्ट की फॉर्म में, मुझे मिलेंगे क्या? नहीं। मतलब सॉल्ट ने अपनी पहचान खो दी। और सॉल्ट अपनी पहचान तभी खोएगा जब वो आयंस में टूटेगा। और जब आयंस पूरी तरह से अलग हो जाएंगे तो अब हम पर्टिकुलर एक दो तीन चार आयंस से पूछेंगे तो उन चारों आयंस की इंडिविजुअल पहचान जिंदा है। अगर किसी ने अपनी इंडिविजुअल पहचान बना ली, चार भाइयों ने मिलकर कोचिंग खोली, तो कोचिंग का नाम है वो कोचिंग सॉल्ट है बेटा। फिर हुआ ऐसा कि चारों भाई अलग अलग हो गए, चारों भाई अलग अलग हो गए, तो चारों भाइयों की पहचान खत्म नहीं हुई लेकिन उस कोचिंग की पहचान खत्म हो गई। तो चारों भाई अलग अलग हो गए, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि चारों भाइयों की पहचान तो जिंदा है। वो अपने आयंस की आइडेंटिटी तो लूज नहीं हुई है। चारों भाई की पहचान तो है, लेकिन चारों भाई मिलकर एक कोचिंग हुआ करते थे, डबल सॉल्ट, वो आज जिंदा नहीं है क्योंकि वो तो टूट गई है। बात समझ आई? सर, आज आप स्मार्ट लग रहे हो बेटा, मेरे तो पहली क्लास है, तो तू आज की बात कैसे कर सकता है? हो सकता हो कल मैं इतना स्मार्ट लगूं, इतना स्मार्ट लगूं कि देख भी ना पाए तुम। आज तो मैं फिर भी नहीं लग रहा हूंगा। वेट कर, स्मार्टनेस बढ़ा रहा हूं मैं अपनी, वेट कर। बस तू देखने की नजर सही कर लियो, पता पड़े कुछ भी बोल दे। हाँ जी, तो इधर क्या लिख सकता हूं? इधर क्या लिख सकता हूं? इधर क्या लिख सकता हूं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, या वाटर लिख सकते हो।
सर दिल पे मत लिया करो हमारी बातें। अच्छा ठीक है, नहीं लूंगा। कहां पे लूं फिर? दिल पे लो रहा हूं तो ठीक है, मैं कम से कम डाउट तो बता दूंगा, कहीं और ले ली तो चोट हो जाएगी तेरी। क्लियर? चीजें क्लियर हैं? एक एक पॉइंट बेटा यस और नो बता दो, है ना? एक बार सब लोग जल्दी से बता दो। अगर चीजें क्लियर हैं तो अंगूठा ऊंचा कर दो, अंगूठा करना सिर्फ। हाँ, अगर चीजें क्लियर हैं तो अंगूठा ऊंचा कर दो। हो गए बहुत सारे अंगूठे ऊंचे हो गए। वाह 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 शेरू, वाह शेरा, तुम तो शेरू, तुम तो तुम तो तुम तो हैवी हैवी हैवी, तुम तो हैवी ड्राइवर निकले। वाह भाई वाह। किसी ने नीचे भी किया है, किसी ने अंगूठा ऐसे नीचे भी किया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन उठेगा, टेंशन मत ले, अंगूठा एक दिन तेरा भी उठेगा। डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। ठीक है, कुल मिला के आप वो कोचिंग और आप वो भाई की बात याद रखो, आप समझ जाओगे। चार भाइयों की अपनी पहचान और चार भाइयों ने मिलकर जो काम किया कोचिंग, उसकी अपनी पहचान। डबल सॉल्ट इज ए कोचिंग, डबल सॉल्ट इज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। पानी में फेंका, टूट गया, चारों भाई अलग अलग पूरी तरह से, लेकिन चारों भाई का नाम थोड़ी बदलेगा, चारों भाइयों की पहचान तो जिंदा है। ये आयंस जो हैं वो चारों भाई हैं। अब आज अगर चारों भाई अलग अलग हो गए तो उस चीज की पहचान तो खत्म हो गई ना जो उनके मिलने की वजह से थी। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इसीलिए जब आयंस अपनी आइडेंटिटी खुद बता रहे हैं, है ना, जब चारों भाई अलग अलग जाकर अपनी पहचान बताने लग जाए तो समझ जाओ झगड़ा हो गया, टूट गए। जिस चीज की वजह से वो जाने जाते थे आज उसकी पहचान खत्म हो चुकी है। आओ फिर यहां देखो, इसका सब कुछ उल्टा इधर है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसका सब कुछ उल्टा ऊपर। अब हम बात कर लें इनके एग्जांपल्स की, ये आगे जाके कंटिन्यू होगा बेटा, आप एक साथ बना लेना। मेरे तो स्लाइड खत्म हो गई है, इसलिए मैं आगे वाली स्लाइड पे लिखूंगा। जल्दी बताओ, क्या इसके एग्जांपल्स बता दो? है जल्दी ऊपर करो, इसको लिखो फटाफट, इसको नोट करो। रुक जाओ, हाँ जी, चले लिख दिया। गुड 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 गुड। टेक माई नेम। ओ देख रहे हो अंग्रेजी, अंग्रेजी देख रहे हो? तो ये कंटिन्यू चल रहा है भैया अपना वाला बंटवारा, और इस बंटवारे में जो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे उसमें जो एनसीईआरटी में गिवन है वही लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वही पूछे जाएंगे। एक होता है कार्नेलाइट, एक होता है मोहर सॉल्ट एंड एक होता है पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है, लिखते जाओ साथ में, KCl.MgCl2.6H2O। ये आपका कार्नेलाइट होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। ये आपका कार्नेलाइट फॉर्मूला है, डबल सॉल्ट। मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट है, इसको अगर आप पानी में फेंकते हो तो पोटेशियम अलग, क्लोराइड अलग, मैग्नीशियम अलग, और ये तो क्लोराइड ही है, तो इसमें तीन तरह के आयन से ये बना हुआ है, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। तीन तरह के आयन से बना हुआ है, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन से बना हुआ है। सब अपने इंडिविजुअल टेस्ट देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट देंगे सारे, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा हम इस पर्टिकुलर कार्नेलाइट का कोई टेस्ट नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि ये डबल सॉल्ट है। समझ गए भाई? तो ये ऐसा नहीं रहेगा, पानी में जाके पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और एक जनरल
ऑब्जर्वेशन है, जनरल ऑब्जर्वेशन, कि डबल सॉल्ट के अंदर जितने बॉन्ड्स होते हैं वो सब आयोनिक होते हैं, यानी कि K प्लस और Cl माइनस में आयनिक बॉन्ड होगा, Mg2 प्लस और Cl माइनस में भी आयनिक बॉन्ड होगा। तो कुल मिला के ऐसा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है ना। मैं डायरेक्ट लिखवाता तो नहीं हूं इस स्टेटमेंट को, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि डबल सॉल्ट के अंदर आयनिक बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पे कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आयंस के बीच में, आयंस के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइक अगर कैटायन और एनायन है तो उसके बीच में आयनिक बॉन्ड का रिश्ता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम देखेंगे कि रिश्ता थोड़ा चेंज हो जाता है, उसकी वजह से ही तो पूरा चैप्टर आ जाता है। तो चैप्टर पूरा नया बन गया उस चक्कर में। पहला एग्जांपल था बेटा KCl प्लस MgCl2.6H2O। दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मोहर्स सॉल्ट, आयरन का सल्फेट। ऐसे याद रखना, आयरन का सल्फेट होता है +2 वाला, उसके साथ अमोनियम सल्फेट होता है NH4 और ये हो गया आपका SO4। ये आ गया आपका आयरन का सल्फेट, है ना, जिसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, बिकॉज आयरन इसमें किसमें है बेटा, +2 में है। +2 वाले आयरन को क्या बोला जाता है बेटा, फेरस, और +3 वाले को क्या बोला जाता है, फेरिक। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है तो इक आता है, तो ये फेरिक है, यहां पे फेरिक नहीं है, ये फेरस है। तो इसका नाम क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम है, सल्फेट इधर भी है, सल्फेट उधर भी है, क्या नाम होता है इसका, फेरस अमोनियम सल्फेट। और इसके अंदर भी क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट होता है 6H2O। इसका नाम होता है बेटा मोहर्स सॉल्ट। क्या नाम होता है इसका, मोहर्स सॉल्ट। क्या लिखोगे इसको, ये लो, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आएगा, इनमें से मोहर सोल्ट कौन सा है। मोहर सोल्ट का करेक्ट फॉर्मूला बताइए। तो मोहर सोल्ट किन आयंस से बना हुआ है, फेरस से बना हुआ है, और अमोनियम से बना हुआ है, और सल्फेट से बना हुआ है। आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर SO4 2- में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना सर, आपने बताया था 2 डबल 2 सिंगल। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को तो इससे पूरे से मतलब है, ये पूरा एक आयन है, मैं इसके अंदर कैसी बॉन्डिंग है उसकी बात नहीं कर रहा। मेरे को कौन सा सल्फर ऑक्सीजन को तितर बितर करना है, नहीं ना, मेरे को तो सल्फेट को अलग करना है, हो जाएगा, अमोनियम को अलग करना है, हो जाएगा। ऐसे ही आप अमोनियम में भी देखोगे तो अमोनियम आयन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है अमोनियम आयन के अंदर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अमोनियम एक पूरा कैटायन है, अमोनियम एक पूरा कैटायन है। मैं ये बता रहा हूं कि NH4 प्लस और SO4 2- के बीच में आयनिक बॉन्ड है, आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है डबल सॉल्ट के लिए, कि डबल सॉल्ट में आयंस के बीच में जो रिश्ता होता है ना, वो आयनिक बॉन्ड का होता है। यही कारण है कि पानी में जाके वो सब टूट जाते हैं, पानी में जाके आयंस इधर उधर हो जाते हैं। कारण यही है कि पानी में जाके आयंस का एक डिसोसिएट होना का रीजन ही वही है कि इनके में आयनिक बॉन्ड होता है। इनमें कैटायन एनायन में जो रिश्ता है वो आयनिक ही रहता है, कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, उसके बाद उस पे भी आएंगे। बेटा नोट कर रहे हो ना साथ के साथ, अरे बोलो रे, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, अब आता है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लिख रहा हूं मैं, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, K2SO4 होगा। सल्फेट क्या होता है, SO4 2- के लिए 2 पोटेशियम चाहिए, क्योंकि एक पोटेशियम पे एक ही प्लस होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा K2SO4। फिर होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का +3 और सल्फेट का +2, इसका इधर लगाओ, इसका इधर लगाओ, ऐसे ही बनाते हो। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, देखो और कैसा बेसिक से पढ़ाऊं। तो इसको फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, सल्फेट का इधर आ जाएगा बेटा Al2 हो जाएगा, और SO4 3 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। उसका चार्ज उसके लगा दो, उसका चार्ज इसके नीचे लगा दो, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ में 24H2O जो है वो हमारा यहां आ जाएगा। यहां हम क्या लिख सकते हैं, 24H2O। ये हो गया आपका पोटाश एलम। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आपका पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं। फिटकरी सुना है, ये पोटाश एलम है। स्ट्रक्चर नहीं पूछते, स्ट्रक्चर थोड़ी बता। आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर कब से बताने लग गए बे, पागल हो गया तुम है। NaCl की स्ट्रक्चर बताइयो कैसे होता, बता बता बता।
बता ना, बना एक क्यूब, रख दे बीच में सेंटर में Na प्लस, और फिर सारे कोनों में Cl 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 Cl, इस तरह से सॉलिड स्टेट, जो कि हट गया चैप्टर। अब आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनती, ये तो आयनिक कंपाउंड है, कैसे बनाएगा इसकी स्ट्रक्चर बताइए? नहीं बता 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 बता, अब बता 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 स्ट्रक्चर। हाँ तो बना ना, बीसीसी एफसीसी बना, मैं तो कह रहा हूं सिंपल क्यूब एक तो बना 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 रे। हम्म, इसका एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम ही है, KAlSO4, और यहां शायद लिखा हुआ है 2, और इसको 6H2O की, नो सॉरी 12H2O की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये और वो ऊपर वाला दोनों सेम है। अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ आएंगे, जो कि कभी होगा नहीं, ठीक है, तो कभी नहीं आएगा, बोनस हो जाएगा सवाल। या तो ऑप्शन में ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, दोनों ध्यान रख लेना बेटा। ये है बेटा, ये फॉर्मूला है। क्लास 11th बर्बाद हो गई, क्या करें? पढ़ो। क्यों हो गई बर्बाद? क्यों? पढ़ो बेटा। कह रहे धूप में खड़े होके काले हो गए, क्या करें? तो धूप में मत जाना, धूप में मत जा। तू पसीना सुखाने धूप में जाता है क्या? है? कह रहे पसीना सुखाने धूप में आया हूं। आओ बेटा, आ जाओ। अब इधर के एग्जाम्पल देखते हैं। तो इधर के एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि हम केवल 3 एग्जाम्पल पे चलेंगे, ये तो पूरा चैप्टर पढ़ना है हमको। तो एक कोई एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये मत सोच लेना कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक ही एग्जाम्पल होता है, नहीं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक ही एग्जाम्पल नहीं होता है, ये पूरा चैप्टर है। हम जितने कंपाउंड्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में सब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अभी तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि क्या होता है उसके अंदर। तो हमारा डबल सॉल्ट तक का, डबल सॉल्ट के साथ हमारा सफर यहीं तक था। ये 3 एग्जाम्पल इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। कौन सा? कार्नेलाइट। क्या सर डबल सॉल्ट के और एग्जाम्पल्स नहीं होते? होते हैं, बट नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो दैट हम एक्स्ट्रा कोई 2-4 और लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन पर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सवाल यहीं से आएगा। या तो वो कार्नेलाइट का फॉर्मूला पूछेगा, या वो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछेगा, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है, बिकॉज ये अब आपका टाइट्रेशन से भी जुड़ चुका है मोहर सॉल्ट। और पोटास एलम का भी पूछ सकता है। तो तीनों चीजें, तीनों फॉर्मूले ध्यान रखें। अच्छी बात है ऑप्शन आते हैं, और ऑप्शंस के अंदर चीजें काटी जा सकती है। लाइक हो सकता हो किसी ऑप्शन में आयरन को +3 दे रखा हो, काट देना, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शंस में इन चीजों को पहचानना ज्यादा इजी है। आ जाइए बेटा, अब हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल सबसे प्यारा हमारा राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स सॉल्ट K4FeCN6, है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसके अलावा और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऐसा लिखते हैं हम उसको। अभी आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं सारी चीजों की, कि क्यों ऐसे डब्बों में बंद किया जाता है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ है। हुआ क्या कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 4K प्लस, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। बात को समझना, देखते ज्यादा समझ जाओगे। मैंने लिखा कि 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, बेसिकली ये इन दो आयंस के बीच का इंटरेक्शन है। यहां पे आयनिक बॉन्ड है, अब देखते जाना, इन दो के बीच में आयनिक बॉन्ड है बेटा। अभी आप बोलोगे कि सर आपने कहा था आयनिक बॉन्ड तो उधर ही होता है, आप तो ऐसे कह रहे हो। अरे रुक जा, रुक जा, खाना गर्म कर दे बावली, और रुक जा। देख भाई, यो जो आयनिक बॉन्ड है ना, यो आयनिक बॉन्ड इस बार वाली आयन के और इस पूरे डब्बे वाले आयन के बीच में है भाया। ये डब्बा पूरा एक नया आयन बन चुका। क्या
ये जब मिले होंगे किसी जमाने में, तो ये तो ऐसे मिले होंगे, K+ अलग होगा, Iron+2 अलग होगा, साइनाइड आयन भी किसी सोर्स से आया होगा। ये सब एक दिन ऐसे मिले थे साहब। ये तीनों एक दिन ऐसे मिले थे कि हम अपनी दोस्ती निभाएंगे, हम सब एक साथ हैं, हम सब एक दोस्ती निभाएंगे। लेकिन ये जो Iron+2 और ये जो साइनाइड आयन है, जैसे ही अंदर गए, जैसे ही साथ में आए, और कुछ दिनों बाद इसको इसने और इसको इसने देखा, और इन दोनों के बीच में दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। इन दोनों के बीच की दोस्ती किस में बदलने लगी बेटा? प्यार में बदलने लगी। इन्होंने कसमें खाई थी कि हम कभी दोस्ती के बीच में प्यार नहीं लाएंगे, हम आयंस एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड की तरह ही इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये दोनों मजबूर हो गए, उस रिश्ते को नाम इनको प्यार का देना पड़ा। यानी कि इन्होंने अपना नया चक्कर अंदर चला लिया। मतलब ये गए तो किसी और चीज के लिए थे और ये कर कुछ और रहे हैं। अब ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सर वापस बोलो। हां, अब ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा ली हैं। इन्होंने कहा कि पानी आए चाहे कुछ भी आए, नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला? पानी आए, कुछ आए, तूफान आए, जला आ जाए, नहीं छोड़ूंगा। यानी कि तू और मैं साथ रहेंगे। तो लोगों ने देखा कि ऐसा क्या हो गया भाई, ये गए तो अलग अलग थे अंदर, ये मिल के क्यों रह रहे हैं, ये तो टूट भी नहीं रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर। इसका मतलब हुआ कि जब आपने इसको पानी में फेंका तो ये बेचारा तो अलग हो गया, इसको तो पहले ही फ्रेंड जोन कर दिया था, कह रहा तू निकाल, तो ये तो पहले ही अलग हो गया, ये तो पहले ही अलग हो गया। अब बचा क्या? ये दोनों। और इन दोनों ने अंदर समझ लिया एक दूसरे को। इन्होंने देखा कि यही है वो जिसका मुझे था इंतजार, एक दूसरे को समझा, और इन्होंने अंदर कोई एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। और आपको भी पता है कि जब प्यार होता है तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कैसे याद रखोगे कि जब प्यार होता है तो लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब ही यही है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब ही यही है कि भैया ये दूसरों के समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, कॉम्प्लेक्स है। नॉटी लव स्टोरी, बट सीधी सीधी तो है। ऐसा थोड़ी है कि इसने साइनाइड ने इसको छोड़ के पोटेशियम के साथ चला गया, वो होती नॉटी तो सीधा है बेचारा, जिसके साथ कसमें खा रही है वहीं पे है। तो ये कुछ ऐसा है हमारे लिए इसको हम एक साथ बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉम्प्लेक्स आयन। ये तो सिंपल आयन है, बाहर आ गया, ये तो बाहर सिंपल आयन है, वो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। इस पूरे डब्बे को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा सर, ये कॉम्प्लेक्स आयन हमेशा माइनस होगा क्या? ना रे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब पॉजिटिव होगा तो वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन होगा, केटायन। मैंने यहां आयन लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये पूरा एक एनायन है, पूरा डब्बा एक एनायन है, कंप्लीट, एक कंप्लीट यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। ये कंप्लीट यूनिट बन गया है एक माइनस की, पूरा एनायन है, ये एनायन है पूरा। और इस पूरे बड़े सारे एनायन में और इस केटायन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। हाँ तो ठीक है, ये जाके पानी में अलग हो गए क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, तो पोटेशियम अलग हो गए और ये डब्बे डब्बे अलग हो गए। लेकिन हमको तो उम्मीद थी उसकी तरह कि आयरन भी अलग होगा, साइनाइड भी अलग होगा। आयरन साइनाइड चिपक गए, अलग नहीं हुए। तो हमने आयरन का टेस्ट किया, नहीं मिला। हमने साइनाइड का टेस्ट किया, नहीं मिला। इसीलिए हमने लिखा कि इनके सारे आयंस अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते और अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। ये सॉल्ट पूरा, इस सॉल्ट का मेन पार्ट अभी भी जिंदा है, तभी तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। पूरा सॉल्ट मतलब कोचिंग जिंदा है बेटा, कोचिंग ये रही, नहीं टूटी कोचिंग। अब आ जाते हैं बात, दिशा पूछ रही है। हां जी, दिशा बताऊंगा मैं, ठीक है।
दिशा देखो, दिशा पूछ रही है, ओ हो, चलो। तो FeCN6 में ऐसा क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स आयन है इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed between ions, है ना? इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन रहने दो, अभी थोड़ा आगे शब्द सही लिख देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आंसर है कोऑर्डिनेट। ऑब्वियस सी बात है सर, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ही तो होता है। तो हमारी बात सामने आई, हमने कहा उधर सब के सब आयनिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन इधर 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 कुछ नया हुआ। जैसा पहले था आज वैसा नहीं है। ये जैसे पानी में कूदे थे, ये जैसे जैसे किसी जमाने में थे, या आज भी वैसे ही है। आपने जब इनको मिलाया तो अमोनियम और सल्फेट को ही लेकर मिलाया था। ऐसा नहीं है कि अमोनियम सल्फेट ने मिलकर कुछ और बना लिया नया सा, जो कि अलग ही नहीं हो रहे हैं। अब हम चाहते थे कि ये दोनों अलग अलग थे तो अलग अलग ही मिल गए। हम भी यहां चाहते थे कि ये दोनों अलग अलग गए थे तो अलग अलग ही मिले। नहीं बेटा, ये गए अलग अलग थे लेकिन आए साथ में है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये आए साथ में है, ये छूट नहीं रहे हैं। कैसे बनेगा बेटा? ये ऐसे बनेगा। ये जो आयरन +2 है ना, अभी निकालूंगा क्यों इसके ऊपर +2 कैसे आया। इसको 6 साइनाइड आयन ने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दे दिया। बोला कि तुम रुको बे, हम बताते हैं तुमको। 6 साइनाइड आयन ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। ये 6 साइनाइड आयन ने इसको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में चारों तरफ से घेर लिया। अभी हम आगे चल के धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी स्ट्रक्चर बता दी अगर ऑक्टाहेड्रल बोल दिया तो ना, इस पूरे को अंदर से ऐसे घेर लिया, ऐसे। और क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन कंपाउंड्स का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है। वापस बोलो मेरे राजा, मैंने कहा क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन बनते समय इन सब में किस वजह से वो रिश्ता नया बना, उस रिश्ते के नए बनने की वजह थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर Fe+2 एंड साइनाइड आयन एक साथ मिलकर न्यूट्रल आयन क्यों नहीं बनाते? देख रहा, तू तो प्लस और माइनस दो चीजों को देखकर दोनों को भिड़ा के हमेशा न्यूट्रल ही कर दिया कर जीवन में। सब है, कोई तुक था इस बात का कि क्यों नहीं बनाते? मैं फोन करके पूछता हूं, कल वाली क्लास में बताता हूं, सॉरी शनिवार को बताता हूं, शनिवार को आपको बता दूंगा, भी फोन करके पूछूंगा। हाँ भाई, तुम दोनों मिलकर न्यूट्रल क्यों नहीं बनाते? क्या चल रहा है तुम्हारा? ये अगले को जलन हुई है वहां पे, क्या चल रहा है ये तुम्हारा? न्यूट्रल क्यों नहीं बनाया तुमने? क्यों बनाया आयन तुमने? क्यों? अरे सर, वो हमको 4 पोटेशियम के साथ भी तो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी, इसलिए हमने आयन बनाया सर। अरे सर, कॉम्प्लेक्स के नाम पे तो हम सारा कुछ देखेंगे ना सर, है? हम ऐसे माइनस में ही थोड़ी घूमेंगे सर। अगर हम माइनस में घूमेंगे तो उधर प्लस भी तो चाहिए सर हमको। हाँ, इसलिए नहीं बनाया बेटा, ठीक है? अब ऐसे डाउट मत पूछना यार प्लीज, सुंडी जाग जाएगा, मैं बता रहा हूं। फिर मैं भी ऐसे देखूंगा सुंडी, ठीक है? चल भाई, अब बात आती है मेरा सवाल। मेरा सवाल, और वो मेरा सवाल क्या है वो सुनो। वाई डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स? हालांकि ये चीज डी एंड एफ ब्लॉक की है, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। वाई डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस? ये जो बीच में बैठता है ना बेटा, ये बीच में, ये सेंट्रल मेटल आयन है। तो मेरा सवाल ये है कि डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा क्यों बनाते हैं? 2 कारण हैं। अगर किसी को 11th क्लास का फजान रूल याद है, किस किस को याद है फजान रूल? 11th क्लास का फजान रूल, हाई फाई, किसको किसको याद है? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। हाई फाई, हाई फाई, फजान रूल किसी को याद है?
हाई फाई, पोलराइजिंग पावर, फजान रूल, जल्दी बोलो बेटा, किस किस को याद है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो बेटा, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े मत करो, हाथ खड़े करो, ठीक है, जल्दी। यस तो इसके दो रीजंस हैं। पहला, स्मॉल साइज, हाई फाई ऑफ कैटायंस। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। दूसरा क्या लिखोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। देख भाई, समझ बात को। क्या आपको यह याद है, अगर थोड़ा थोड़ा याद है, कि अगर इफ फाई इंक्रीज कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज। याद करो, याद करो, ये पिछला याद कर रहा हूं। अगर फाई ज्यादा होता है तो कोवेलेंट नेचर बॉन्ड का इंक्रीज होता है। दूसरा रीजन, एंड वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल को देख लो, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल इज नेसेसरी, है ना, रिक्वायर्ड फॉर लोन पेयर, रिक्वायर्ड फॉर, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, डायरेक्ट। देखो हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त यह है कि ये जो भी बॉन्ड बन रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने तो शर्त पे आओ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो शर्त है वो उसका रीजन बन जाएगी। हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने तो हम चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो उसके लिए जरूरी है कि जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास डब्बे हो। मेरी बात को समझ रहे हो? डब्बे का मतलब ऑर्बिटल। बेटा ध्यान से सुनना, हम चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो इसके पास डब्बे होने चाहिए। तो पहला रीजन ये कह सकते हैं हम, जो कि वहां उधर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। ये बीच में जो बेटा है ये लगातार लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इनसे। क्या एक्सेप्ट कर रहा है इनसे? लोन पेयर। ये तो पता ही होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? डोनर के और एक्सेप्टर के बीच में बनता है। ये डोनर है, एक डोनर, दो डोनर, तीन डोनर, चार डोनर, पांच डोनर, छह डोनर। छह डोनर आकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आयरन के पास 6 ऑर्बिटल होने भी तो चाहिए, और वो भी वैकेंट। 6 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो ही तो एक्सेप्ट कर पाएगा बेटा। और अच्छी बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्डिंग हो रही है उसका नेचर कोवेलेंट होना चाहिए। ये आयन है और ये भी आयन है, उनकी तरह आयन आयन के अंदर आयनिक इंटरेक्शन भी तो हो सकता था, जो कि दुनिया उम्मीद लगा के बैठी भी थी कि Fe+2 और साइनाइड आयन जिस तरह से अंदर गए हैं उसी तरह से बस बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर किसी और तरीके से निकले। क्यों? क्योंकि आयरन +2 का फाई ज्यादा था। फाई का मतलब होता है चार्ज अपॉन रेडियस। फाई का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन रेडियस। जो आयरन +2 है उसका पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है कि उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और जब जब भी पोलराइजिंग पावर यानी कि फाई बढ़ता था तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते थे। हम भी चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो कोवेलेंट कैरेक्टर ही आना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहो, कोवेलेंट कैरेक्टर कहो, बात तो एक ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर तो होना चाहिए। यहां तो इतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि बॉन्ड ही पूरी तरह से कोवेलेंट बन जाते हैं। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फर्क नहीं होता, बनने के तरीके में फर्क होता है। एक होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। द सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इक्वल शेयरिंग जो है टेक्स प्लेस,
और जो आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता है वहां पे अनइक्वल शेयरिंग होती है, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही होती है। सिंपल कोऑर्डिनेट में एक वो देता है, एक ये देता है, दोनों बराबर हिसाब होता है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में एक लोन पेयर देता है और दूसरा डब्बा देता है, बस फर्क इतना ही है। बनने का तरीका अलग है, अदरवाइज दोनों का नेचर कोवेलेंट ही होता है बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो बात है ये डी ब्लॉक की है, हमारे इस चैप्टर की है ही नहीं। डी ब्लॉक कंपाउंड के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। डी ब्लॉक के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसपे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। वो ये बताती है कि डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बहुत ज्यादा। रीजन वहां ये लिखे हुए हैं डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में। हम क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स के बारे में जान रहे हैं, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया बेटा कि ये ज्यादा इजी हो गया ना मेरे लिए समझाना, क्योंकि मैं यहां पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा हूं। ओके, तो नोट करो इसको फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बैठे रहें मस्ती से, आराम से पढ़ें, कोई टेंशन नहीं। इन रुपेश सर स्टाइल मस्त होके बैठे हैं, चौड़े होके बैठे हैं, तुम्हारे भाई की क्लास है। लिख लिया? ओके। आई, अब हम हमारा राष्ट्रीय एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स, और उसी से समझते हैं कि क्या क्या कहानी चलती रहती है। देखो बेटा, मैं बहुत बड़े बड़े लिखूंगा, तुम भी बहुत बड़े बड़े लिखना। एक 4 FECN, ये क्या क्या होते हैं अभी हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं बेटा, अभी हम जानेंगे इनका मतलब, है ना। ये इस तरह के फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पे फोकस करो, दो चीजों पे फोकस करो, है ना, कि इस बाहर वाले, इस ब्रैकेट से बाहर वाले को क्या कहते हैं। इस ब्रैकेट से बाहर वाले का नाम होता है आयोनाइजेशन स्पीयर। क्या नाम होता है इसका? आयोनाइजेशन स्पीयर। यहां मतलब इस डब्बे से बाहर वाले आयंस इधर भी हो सकते हैं और डब्बे से बाहर वाले आयंस उधर भी हो सकते हैं। अभी सिखा दूंगा सारी चीज, ऐसे बोलोगे आ हा स्वाद आ गया, सारा सिखा दूंगा। अभी ये आयन इधर है तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा इधर ही होगा, नहीं। ये आयंस काउंटर आयंस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा इनको? काउंटर आयंस। क्या बोलोगे इनको? काउंटर आयंस। काउंटर आयंस का मतलब जैसे पानी में डालोगे तो सबसे पहले यही निकल के आते हैं, काउंटर आयंस। ये काउंटर आयंस, फ्रंट लाइन बैठ रहते हैं आगे, ये काउंटर आयंस है। और ये जो आपका होता है ना बीच में, है ना, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपका पूरी तरह से ये जो डब्बा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। या एक और नाम होता है स्पीयर। एनसीईआरटी में इन दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, को मतलब नहीं है, एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्पीयर एक ही चीज है। ये पूरा डब्बा कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इन विच क्या क्या होते हैं? इन विच दीज 6 आर लिगेंड। क्या होते हैं बेटा इनको? क्या बोलते हैं हम? लिगेंड। ये लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर में हमेशा क्या होंगे? लिगेंड होंगे। क्या सर ये हमेशा एक जैसे होंगे? सब नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सर लिगेंड क्या होते हैं? सर लिगेंड क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं लिगेंड? क्या होते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना इसके साथ। तो यहां पे एक चीज और है कि सर ये इस आयरन को क्या बोलेंगे? फिर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल मेटल आयन बोल दो। और अगर वो कई बार जीरो स्टेट में होता है
कई बार ये जीरो स्टेट में भी हो सकता है, तो इसको या तो CMI बोल दो या CMA बोल दो। सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्लस में ही मिले, ये कुछ मेटल्स जीरो स्टेट में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हम CMA भी देखते हैं, और कभी कभी हम आयन की जगह यहां पे एटम भी आता है, और इस CMI की जगह CMA भी हो सकता है। एक ही बात है, इट डिपेंड्स कि अगर इस पे कोई चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है, अगर वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है तो हम सेंट्रल मेटल एटम बोल देंगे। और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 माइनस भी हो सकता है, माइनस में होके भी बना सकता है। आप बोलोगे आज ये ऐसी ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहा है, तो आप डरो मत। आज तो मैं सिर्फ जो सिखा रहा हूं लिखा हुआ है बोर्ड पे, बस वहां ध्यान दो, दिमाग मत लगाओ। सारी चीजें जब आएगी जब बता दूंगा अपने आप। तो क्या ये, अगर ये चीज है, वो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। सारी कहानी समझ आ गई, सारी कहानी समझ आ गई, लिख दिया। श्रुति सिंह कह रही है नींद आ रही है, बेटा सो जाओ श्रुति। श्रुति सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, हाथ सो जाओ। हाँ नींद ले लो, नींद ले लो, श्रुति सो जाओ। यहां तक चीज क्लियर है, ठीक बात, आगे बढ़ सकते हैं। सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, जल्दी सो जाओ, आंखें बंद कर दो, झोले वाला बाबा ले जाएगा नहीं तो, झोले में डाल के। एक पूछ रहा सर स्कोर, अबे बता तो दे किस चीज का, पागल वागल देगा। किसी ने यहां कुछ मूवी देखी होगी तो चल। अब मैं कुछ चीजें सिखा रहा था आपको, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तीन तरह के टाइप होते हैं। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, यहां पे एनाइनिक हो जाएगा और यहां न्यूट्रल हो जाएगा। देखते जाओ बात को, कि वो जो डब्बा है ना, डब्बा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, डब्बा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, डब्बा। डब्बा कितने तरह का हो सकता है, डब्बा तीन तरह का हो सकता है। डब्बा सर ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ये प्लस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हम सिर्फ अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस होना चाहिए। जिस डब्बे पे चार्ज पॉजिटिव हो वो डब्बा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है। जिस डब्बे पे चार्ज है ना पॉजिटिव हो वो डब्बा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है। और जिस डब्बे पे चार्ज नेगेटिव हो वो डब्बा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। कह रहे वाह 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 वाह, क्या क्लासिफिकेशन बता रहा है ये। अरे अभी रुको, तो ऐसी छोटी छोटी बातें बताकर ही तो आगे बढ़ा जाता है बेटा। और अगर डब्बे पे चार्ज कच्छू नहीं हो, जिसको जीरो लिखते नहीं है बेसिकली, अभी लिख दिया समझाने के लिए, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। रिपीट कर दूं, है ओके, है ये कैसा नाम है, कलेशी। 214 रन बना दिए रे। उज्जवल ठाकुर कह रहा है कि आप बेकार पढ़ा रहे हो। हाँ मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो तू किसी और से जाके पढ़ ले, मुझे क्यों बता रहा है।
जो अच्छा पढ़ा रहा है उसके जाके वहां पे लिख कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, तो इससे लाइफ में तेरे भी पॉजिटिविटी आएगी, तू भी अच्छी बात बोलेगा। मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, इससे तेरा दिमाग नेगेटिव हो रहा है ना। कभी भी कमियों को इग्नोर कर सको किसी सामने वाले की तो कर लो, मेरी कमी है कि मैं बेकार पढ़ाता हूं, तो तू मत लिख, तेरा दिमाग बेकार हो जाएगा। तू जो अच्छा पढ़ा रहा है उसके नीचे जाके लिख कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, इससे दो चीजें होंगी, वो और अच्छा पढ़ाएगा और तू पॉजिटिव सोचना सीखेगा, दोनों का फायदा है। तो तू यहां मत आ, क्या काम तेरा यहां पे? स्पैमर है, ठीक है मुझे पता है, तो यहां क्या कर रहा है? यहां क्या कर रहा है भाई? क्या स्पैमिंग करेगा मेरे जैसे गरीब आदमी की, सस्ते टीचर की? जाके किसी सेलिब्रिटी टीचर के सामने जाके लिखना भाई, मेरे को क्यों छेड़ रहा है यहां पे? मैं तो, मेरे को बैच मिलता है तो पढ़ा देता हूं, नहीं मिलता है तो नहीं पढ़ाता हूं, मेरे तो अलग सिस्टम है। मैं तो बहुत ऐसे इजी गोइंग चीज है यार। यस, आज ही कोई बात नहीं, आ जाता है कोई नहीं। क्या करें, बच्चों के फायदे के लिए कोर्स इतना सस्ता कर रखा है कि बच्चों के साथ साथ दूसरे कोचिंग वाले भी आके यहां पे लिखने लग जाते हैं। आ जाइए बेटा, वही ना, हमने तो अच्छे के लिए किया। अभी सामने होता था तो तुझे पता नहीं क्या होता तेरा। निकाल, पहली फुर्सत में निकाल, सब लोग इसके लिए एक टैक्सी भेज दो रे, जाएगा ये, जल्दी जल्दी से टैक्सी बना दो, भेजो उसका। हट भाई, यहां से आया बड़ा ज्ञान देने वाला, मत पढ़ दो, वैसे भी दो चार बटे हुए होंगे बेच, उस किसी और से पढ़ ले। निकाल, पहली फुर्सत में निकाल। हैप्पी जर्नी। ले, आज भाई, अच्छा मुझे बताओ, तुमको इतना पता होगा बेटा कि दुनिया में जब भी नाम लिखा जाता है ना तो पहले कैटायन लिखा जाता है, उसके बाद एनायन लिखा जाता है। जब जब भी दुनिया में नाम लिखा जाता है ना, पहले कैटायन फिर एनायन लिखा जाता है। जब जब भी दुनिया में नाम लिखा जाता है पहले, आप कभी सीएल एनए लिखते हो क्या? नहीं ना, क्या लिखते हो? एनए और सीएल लिखते हो। सबसे पहले, ये केमिस्ट्री का रूल है कि केटायन को पहले लिखा जाता है और पहले बोला भी जाता है। क्या बोला मैंने? केटायन को पहले लिखा जाता है और पहले बोला जाता है। अगर आपको बात समझ आ गई हो तो आपको एक चीज और भी समझ आ गई होगी कि हमने यहां पर पहले पोटेशियम क्यों लिखा और फिर यह डब्बा क्यों बनाया। कौन बताएगा, जल्दी बताओ, है ना? अगर आपको बात समझ में आ गई हो, मेरी छोटी सी बात जो कि बहुत बेसिक बेसिक बात है, मैं कोई हाई लेवल की केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता भाई। अगर मैं हाई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊंगा, जिस तरह से किताबें दिखाती है केमिस्ट्री को, मैं वैसे दिखाने लग जाऊंगा, मेरे से बच्चा पढ़ना बंद कर देगा। मेरा काम होता है फील करवाना, मैं केमिस्ट्री को सिखाता हूं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं। आप सबको पता है कि हम सीएल एन नहीं NaCl लिखते हैं। हमने क्यों पहले पोटेशियम लिखा एंड देन वाई हमने इस डब्बे को बाद में बनाया? मुझे जवाब चाहिए इन फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स है, कैसे टाइप का क्या है, इस वजह से इसको ऐसा लिखा गया है। बिकॉज, हाँ आपने अच्छा जवाब दिया कि बिकॉज पोटेशियम इज ए कैटायन, ऑब्वियस सी बात है। तो दुनिया में पेट कैटायन को पहले लिखा जाता है, हम लिख दिया। और ये जो है आपका पूरा पूरा, आ जाओ पीछे देखो, ये देखो, ये ऐसा ही तो है। K4 एफिशिएंस का मतलब क्या है? कैटायन एनायन। डब्बे पे चार्ज कैसा? माइनस। डब्बे पे चार्ज कैसा? माइनस। यानी डब्बा कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा? ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड इस पर्टिकुलर डब्बे के लिए ही लिया जाता है, बाहर वाले के लिए नहीं लिया जाता। इस डब्बे पे जो चार्ज होता है वो इसकी जाति डिसाइड कर देता है। ये किस एनायन जात है इसकी।
एनायन की जाती है ये, एनायन है ये। तभी तो हमने पोटेशियम उधर लिखा और डब्बा इधर लिखा, क्योंकि डब्बा पूरा माइनस है और माइनस को बाद में लिखा जाता है। इसीलिए जब कभी भी, क्या सिखा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें सिखा रहा हूं, आप मानोगे ही नहीं, आप मानोगे नहीं, आपको आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं ऐसी फालतू फालतू छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं। देख लो, जब कभी भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो काउंटर आयंस किस तरफ होंगे? यहां होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। जब कॉम्प्लेक्स पे ही माइनस चार्ज होगा तो काउंटर आयंस उधर होंगे। तभी तो हमारा रूल रहेगा कि इधर केटायन आता है और इधर एनायन आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो यहां पे काउंटर आयंस लिखे जाएंगे, तभी तो रूल वैलिड रहेगा। केटायन इधर, एनायन पूरा डब्बा इधर, आगे पहले काउंटर आयंस लिखे जाएंगे। लेकिन आपने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी देखे होंगे बेटा, आपने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी देखे होंगे जिसमें वैलेंसी बाद में लिखी जाती है, काउंटर वैलेंसी बाद में लिखी जाती है। आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, है ना। जैसे यहां पे देखो, यहां समझा रहा हूं, पीटी, यहां समझा रहा हूं, पीटी EN2Cl2। अब देखो, अब देखो, अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि भैया यहां पे PTEN, EN मतलब कोई लिगेंड है, आगे हम सीख जाएंगे, 2+ और यहां पे क्या हो जाएगा 2Cl-। अब देखो इस बात को, बताओ ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो आज के बाद इतना कुछ याद करोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको डब्बा पहले और काउंटर आयंस बाद में दिख जाए, यहां पे काउंटर आयन आएंगे। जब भी आपको डब्बा पहले और काउंटर आयंस बाद में दिख जाए तो समझ जाना नियम के अकॉर्डिंग पहले प्लस होता है और फिर माइनस होता है। यानी कि जब भी काउंटर वैलेंसी उस तरफ दिखे तो समझ जाना वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। वो कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा? केटाइनिक। पढ़ाया था इतना बेसिक से? नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ा था, पढ़ाया तो होगा बेचारे ने किसी ने, आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। आपको तो सारे कॉम्प्लेक्स एक जैसे ही दिख रहे होंगे। क्या मतलब होता है इसका? और अगर डब्बे पे कुछ भी ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या, NiCO4, क्या लिखेंगे बेटा? NiCO4। जब इसके आगे पीछे कुछ नहीं, जब इसके आगे पीछे कुछ नहीं और डब्बे पर भी चार्ज 0 आ जाए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जब इसके आगे पीछे कुछ नहीं हो। हां, ये मत बोल देना कि सर इसको क्या बोलूं, इसके भी आगे पीछे कुछ नहीं है। अरे आगे पीछे कुछ नहीं है से मतलब नहीं है, ऊपर तो +2 है ना, तो वो तो केटाइनिक ही जाएगा। हो सकता है इसकी काउंटर वैलेंसी को तुमको लिख के नहीं दिया हो, होगी तो सही। अब कोई भी हो सकती है, मुझे क्या पता। यहां 2 ब्रोमाइड हो सकते हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए, यहां 2 क्लोराइड हो सकते हैं, और कोई एनायन हो सकते हैं, एक सल्फेट हो सकता है SO4 2-, वो एक ही होगा क्योंकि उसके ऊपर 2 माइनस है, तो उसके एक की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ लिख के अब तुम ढूंढने लगो कि इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। अरे राजा, एक बार ऊपर चार्ज भी देख लेना, जब कुछ नहीं हो दोनों तरफ और ऊपर भी चार्ज 0 आए तो उसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसके लिए यह जरूरी है कि डब्बे पे चार्ज तो निकालना ही पड़ेगा ना बेटा, डब्बे पे चार्ज निकालना पड़ेगा। और जब डब्बे पे चार्ज निकालना सीख जाएंगे तो हम ये तीनों कैटेगरी निकालना सीख जाएंगे। आज हम देखकर तो बता सकते हैं, अगर वो किसी इस फॉर्मेट में हमारे पास लिखा हुआ है, जिसको मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, ये लो, इसका एग्जांपल लिख दो। जैसे PT हो गया, EN2 हो गया, और यहां पे क्या लिख दिया मैंने? Cl2 लिख दिया। ये हो गया एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। इधर लिख दो, इधर लिख दो, इधर लिख दो PT। एक एक एग्जांपल लिख दो, होने को बहुत होते हैं। PTEN2Cl2, ठीक है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा? ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स अभी हम जो पढ़ रहे हैं वही लिख दो, नॉर्मल सा, K4FeCN6। ये लो, यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? फटाफट बता दो एक बार, सबको क्लियर है ना? लो,
एक मिनट आया मैं। जीतेगी जीतेगी, टेंशन मत लो। अरे जीतेगी, मैं कह रहा हूं अब वो पिच फास्ट हो जाएगा। हाँ जी, ओके, चलिए लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। ये है वो चीजें, डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, और वो सब एनसीईआरटी है। मैं बता देता हूं, ये मैं कोई अपने मन से कुछ भी नहीं लिख के लाया बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। तो अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं हम अभी फिलहाल, यूं समझ लो। हम्म, आइए देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताओ, अभी बताओ, क्या इसको कुछ बताने की जरूरत है? डब्बा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है? डब्बा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है? डब्बा। तो ये कह रहा है कि कंस्टिट्यूएंट्स अ सेंट्रल मेटल एटम सीएमआई बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल विच इज नोन एज लिगेंड। अच्छा, डब्बा डब्बे में लिगेंड, डब्बा डब्बे में लिगेंड, दीज आर एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट विच नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कुछ नहीं, बॉडी बात कर दी, कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब डब्बा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब डब्बा। नहीं लिखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब कुछ। लगता है तुमको ये लिखना है? मैं वापस समझाऊं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? इतना बड़ा लिखोगे, करो डब्बा होता है, ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऐसा लिखने की जरूरत है? तुमको लगता है ऐसी चीज? वो ये बता रहा है कि डब्बे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। नहीं ना, अब फिर भी लिखना है तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, वहां से लिख लेना, जरूरी नहीं है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं जो तुम लिखोगे। क्या लिखोगे इसको? बता दो, डब्बा। ओके, ओके, तुम डिसाइड करो ना कि इसको लिखना है क्या, तुम डिसाइड करो। सेंट्रल एटम आयन लिखोगे क्या इसको? सेंट्रल एटम आयन, लोन पेयर एक्सेप्टर, जनरली रेफर्ड एज लुइस एसिड, बिकॉज जो लोन पेयर एसिड और लुइस एसिड 11th क्लास में बताया था, याद करो। ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुइस एसिड होता है। लिखोगे ये? लिखोगे? नहीं। कॉम्प्लेक्स को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें सेंट्रल एटम कौन है ना? इसमें कौन है? इसमें आयरन है। इसमें कौन है? प्लैटिनम है। इसके अंदर कौन है? निकल है। ये तो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है। इसको क्या लिखना है? बस सिंपल बात है, लो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। कहां लिखेंगे सर इसको? भी आगे चलाओ, चलाओ सर, नहीं लिखेंगे। चलाओ सर, चलो 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 चलो। कोऑर्डिनेशन नंबर सीएन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सीएन। आज हम इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, सीएन, कि सीएन हो गया और ओएन हो गया। ये ऐसे सवाल आपको डीपीपी में भी दिखेंगे कि सीएन ओएन कितने हैं। ठीक है, अभी भी लोग अटके हुए हैं, नोट करना है क्या? कर लेना तू बाद में, ठीक है बेटा? जो चीज एनसीईआरटी की है वो तू वहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। बोर्ड के लिए तो लिखना पड़ेगा। तो ऋषि कोकाटे, कोकाटे एक किताब आती थी फार्माकोग्नोसी में, है ना? तो कोकाटे जी, आप एनसीईआरटी से लिख लेना ना, ये तो वहीं की लाइन है, मैंने कोई अपनी मर्जी से तो लिखी नहीं है, मेरे नोट्स का कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, जितने लिगेंड्स उतना सीएन। गलत, गलत, गलत। नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम। अब ऐसे ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिसमें डोनर एटम दो होते हैं, मतलब लिगेंड एक और देता दो जगह से, कह रहे कि यहां से भी दूंगा,
यहां से भी दूंगा। बीच में मेटल एक, सुनना मेरी बात को, बीच में मेटल है, एक लिगेंड ऐसा जो सिर्फ एक जगह से मेटल को देता है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसके पास एक ही लोन पेयर है डोनेट करने को, या यूं कहें एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को, सेंट्रल मेटल को, वो कहलाता है यूनिडेंटेड। तो बताओ इसने कितना सिग्मा बनाया? एक सिग्मा। अब मैं कहूं कि कोई ऐसा लिगेंड है, कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो डोनर एटम है, किसके पास दो डोनर एटम है, जैसे 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 मान के चलो हमने ऐसे ले लिया ए, फिर बी, फिर ये सी, फिर ये डी। अब इसके पास दो डोनर एटम है, ये मेटल है, इसने इसको डोनेट किया, इसने इसको डोनेट किया। जरा देख के बताओ इसमें एक साथ लिगेंड कितना है? एक। ये पूरा लिगेंड है, ये पूरा लिगेंड है। डोनर कितने हैं? दो। इसको क्या बोलते हैं? डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड बोल सकते हैं। ये हम लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे, यूनिडेंटेड क्या होता है, बाइडेंटेड क्या। लेकिन इसने एक साथ कितने सिग्मा बनाए ये बताओ। अब हमारी बात सुनो, जिस बच्चे ने ये बोला कि जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, वो बच्चा कहां पर सही है? वो बच्चा उस जगह पर सही है जहां पर लिगेंड्स यूनिडेंटेड हैं। सारे लिगेंड्स ऐसे हो जो एक ही डोनर एटम रखते हो, एक ही डोनर एटम रखते हो, उस केस में तुम बोल दो कि जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो मैं आपको सिखा सकता हूं वो ये है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, हाँ यहां सिग्मा लिख देना बेटा, है ना, ये गलत छपा हुआ है, यहां पे सिग्मा लिख देना, सिग्मा। यहां पे क्या लिख दोगे? सिग्मा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड्स इन सीएमआई। देखो यहां पे अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो दो लिखना पड़ेगा, लिगेंड एक ही लेकिन बॉन्ड सिग्मा दो बन रहे हैं, वो दो जगह से एक साथ दे सकता है। और जब वो ऐसा करेगा तो एक रिंग बनती है, रिंग, ये बीच में रिंग बन गई। देखो यहां से कितने मेंबर की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन गई। ऐसे ऐसे हम आगे कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे लिगेंड्स को हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, चिलेशन। ये चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, जो लिगेंड इस तरह से जुड़ सकते हैं एक साथ और रिंग बना सकते हैं, वो चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। लेकिन मेरी बात आप अभी भी सुन लो प्लीज, आप ये गलती ना करें कि जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वहां सही हो जाएगी जहां पे मोनोडेंटेड है, ये वहां सही हो जाएगी जहां पे मोनोडेंटेड है। ये रासाइनाइड मोनोडेंटेड है बेटा। तो 6 लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। 1 2 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, ये रहे 6 सिग्मा। तो हम क्या अच्छा रहेगा हमारे लिए? यह बोलना अच्छा रहेगा कि जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। गलती नहीं करनी है, और अगर ऐसी गलती करनी है तो यह ध्यान में रखना है कि यह तभी सही होता है जब लिगेंड मोनोडेंटेड हो या यूनिडेंटेड हो, यानी एक लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम हो, वो एक बार में अगर एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है एक एटम से, तो यानी कि मैं या तो डोनर एटम काउंट कर लूं लिगेंड के अंदर, या फिर मैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट कर लूं। अब आप ऊपर वाली डेफिनेशन को देखोगे तो उसने डोनर एटम्स को काउंट कर लिया। भाई जितने डोनर एटम्स उतने सिग्मा तो बनेंगे ना, और नीचे वाली डेफिनेशन में इसने सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लिया। बात एक ही है। किस किस को समझ नहीं आई बता दीजिएगा एक बार। कोई कंडीशन मेंशन नहीं करनी है, कोई भी इस तरह का आपसे डाउट, आप इस थोड़ा पहला लेक्चर है बेटा, थोड़ा आगे तो बढ़ो। किस तरह के सवाल आते हैं, कैसा क्या होता है, धीरे धीरे चैप्टर में आगे तो बढ़ो।
मैं तो कह रहा हूं आज तो बेचारे बैकलॉग के चक्कर में सारे बच्चों ने अटेंड तक नहीं किया होगा ये वाला लेक्चर। तो कोई बात नहीं, अगला लेक्चर शनिवार को है, तब तक कर लेना, बैकलॉग क्लियर कर लेना, पर चीजों को धीरे धीरे का, हड़बड़ाहट में मत आओ बेटा, है ना। क्या है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। किसी लिगेंड में डोनर एटम कितने हैं, और डोनर एटम वही होते हैं जो डोनेट करते हैं। क्या सर लिगेंड के अंदर डोनर एटम एक से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी बताया था कि एक सी दे रहा था, एक डी दे रहा था, दोनों डिफरेंट डोनर एटम है, लिगेंड तो वही है, लेकिन उसके ऐसे, मतलब यूं समझो, ये मैं या तो एक ही हाथ से डोनेट करूं एक बार में, ये मैं यूनिडेंटेड हूं, लेकिन मैं एक ही मेटल को अपने दोनों हाथों से ऐसे दे दूं तो मैं बाइडेंटेड हो जाऊंगा। सर दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो दो से ऊपर वालों की कैटेगरी पॉलीडेंटेड में आ जाती है। दो से ऊपर वालों की कैटेगरी क्या आ जाती है? पॉलीडेंटेड में आ जाती है। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम एग्जांपल करेंगे, एक साथ सब कुछ कर लेंगे, ओके, सारी चीजें सीख लेंगे। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है किसका? सेंट्रल एटम का, ठीक है, सेंट्रल एटम का। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन सीएमआई, मतलब सेंट्रल मेटल आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वापस बोल रहा हूं, क्या कोई मेटल 0 हो सकता है? यस, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्या कोई मेटल +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है? यस, उसका चार्ज उस हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा उसका। क्या कोई मेटल माइनस भी हो सकता है? हो सकता है, वो भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ही होगी। अगर कोई मेटल -1 में है तो वो भी ऑक्सीडेशन नंबर है, रेयर है बट हो सकता है। So the reason क्या है? So the definition is charge present on CMI। सर तो हम CMI पे चार्ज निकालेंगे कैसे? अभी आपने डायरेक्ट लिख दिया था Fe+2, निकाल के तो नहीं बताया। तो बेटा वही तो सीखना है, और इन दोनों चीजों को एक साथ सीखेंगे, इन दोनों चीजों को एक साथ सीखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अभी हमको लिगेंड्स की नॉलेज नहीं है। जब हमको यह नहीं पता कि कौन कौन से लिगेंड मोनोडेंटेड होते हैं और कौन कौन से लिगेंड बाइडेंटेड होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। नीचे वाला भी सेम टू सेम चीज है। ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे लिए तब तक मुश्किल रहती है जब तक कि हमको यह ना पता हो कि उस लिगेंड पे चार्ज क्या है। जैसे साइनाइड लिगेंड था K4FeCN6 में, तो हमको पता है कि साइनाइड इज ए एनायनिक लिगेंड। साइनाइड CN-, मतलब उस लिगेंड का चार्ज माइनस है। तो सर लिगेंड माइनस भी होते हैं? यस, लिगेंड आयंस भी होते हैं और लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए दोनों चीजें, लिगेंड्स का चार्ज कितना है और लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है। सर डेंटिसिटी क्या होता है? अरे वो मोनोडेंटेड है, यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, वो कैसा है। यानी कि हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत तो पड़ेगी, उसके बाद तो ये सवाल कर पाओगे। पहले तो कैसे करोगे मुझे बताओ? क्या तुम ये पहले कर सकते हो ऐसे सवाल? नहीं ना, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको 4 से 5 सवाल करवा भी दूंगा, है ना। अब मैं आ जाता हूं हिसाब निकालने का। मतलब मैं आपको एक देसी जुगाड़ बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं? डब्बे का अंदर बाहर का चार्ज, डब्बे के अंदर बाहर का फाइनल हिसाब। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? ये आपका हो गया MdJ। अब उसके लिए भी जरूरी है कि आपको चार्ज वगैरह पता होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा बेटा? डब्बे के अंदर बाहर का फाइनल हिसाब। अरे ये क्या है अभी बताते हैं, आओ। सबसे पहले छोटा वाला काम कर ले, छोटा छोटी चीज देखते हैं, वही कॉम्प्लेक्स देखते हैं जो हम देखना चाहेंगे। K4FeCN6 ऐसा देखते हैं हम, ठीक है बेटा, ऐसा देखते हैं। हाँ, अभी मैं आपको सारी चीजें हिंट में लिख के दे रहा हूं कि CN- इज ए एनायनिक लिगेंड। ये मैं आपको बाद में नहीं लिख के दूंगा, अभी लिख के दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया है।
तो अभी लिख के दे रहा हूं, एनायनिक लिगेंड होता है एंड यूनिडेंटेड होता है। क्या होता है? यूनिडेंटेड होता है। ओके, दो चीजें आपको पता चल गई कि साइनाइड आयन के बारे में। ये मैं अभी दे रहा हूं आपको हिंट, क्योंकि मुझे अभी चीज समझानी है आपको। बाद में आप लिगेंड्स की लिस्ट पूरी नोट डाउन करोगे, चीजें समझ आ जाएगी। अभी बता रहा हूं। अब मुझे बताओ कि इसको पहले अंदर बाहर का हिसाब क्या होता है वो सुनो। बाहर का हिसाब ये होता है कि यहां से 4 पोटेशियम भगा दो, यहां से क्या कर दो, 4 पोटेशियम भगा दो। भगा दिए, 4K प्लस। कितने प्लस भागे? यहां से 4 पोटेशियम को भगा दो। बाहर का हिसाब निकाल रहे हैं पहले। पहले डब्बे पे चार्ज निकालेंगे, फिर डब्बे से अंदर आएंगे। अंदर बाहर का हिसाब जो होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अब ये निकल के आएगी, सुनना बेटा ध्यान से। मुझे बता कि क्या मैं इसको भगा दूं तो 4 पोटेशियम भाग गए, 4 प्लस भाग गए। कितने प्लस भाग गए? 4 प्लस गए, 4 प्लस गए। सुन रहे हो बात को? 4 प्लस गए। अब जैसे ही 4 प्लस गए, 4 प्लस गए, डब्बे पे चार्ज क्या आ जाएगा? कौन बताएगा? जैसे ही 4 प्लस गए, डब्बे पे चार्ज क्या आ जाएगा? -4। अगर मैं वहां से 4 प्लस हटाता हूं तो मेरे पास है ना, देखो आपको करने के वो एन वाली ट्रिक से भी कर सकते हो आप। ऑक्सीडेशन नंबर आपने 11th क्लास में रिडॉक्स में सीखा होगा, कर सकते हो, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आओ देसी एमडीजे लगाओ, जुगाड़ लगाओ, सीधा हो जाएगा। इस पे 4 प्लस भगाए। हाँ, जरूरी है कि पता होना चाहिए पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, और ऐसे कितने पोटेशियम है? बोले 4 है, तो फिर 4 प्लस का नुकसान होगा। अगर 4 प्लस का नुकसान हुआ तो इधर उल्टा चार्ज हमेशा बनाओ, 4 माइनस आ जाएगा। अगर वहां से प्लस भागा तो इस पे माइनस आता है, -4 आ गया। अब डब्बे के बाहर का चार्ज माइनस है, तो क्या मैं आयरन की प्लस, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकता हूं डायरेक्ट? नहीं ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? डब्बे के अंदर बाहर का फाइनल हिसाब, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अरे सर, डब्बे के फाइनल बाहर का हिसाब क्या होता है यार? क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर, यार समझाओ। अब अंदर चलते हैं, अब अंदर चलते हैं, चल अंदर चल के देखते हैं। अगर मैं 6 साइनाइड हटा दूं, ध्यान से देख लो, अगर मैं ये 6 साइनाइड हटा दूं, ये इनको हटा दूं, अगर मैं 6 साइनाइड हटा दूं, सोचो ये 6 साइनाइड हटा दिए तो कितने साइनाइड हट जाएंगे? 6। कितने माइनस का लॉस होगा? 1 पे 1 माइनस है, 1 पे 1 माइनस है। अगर मैं 6 साइनाइड हटा दूं और मुझे पता है कि ये एनायनिक लिगेंड है और जिसपे -1 चार्ज होता है, तो कितने का नुकसान होगा? -6 का नुकसान होगा। मैंने कहा जब कभी भी नुकसान हो रहा हो तो उसका उल्टा चार्ज जहां से हो रहा हो वहां लगाया जाता है। यहां पे +4 का नुकसान हो रहा था तो हमने डब्बे पे -4 लगाया, उल्टा निशान लगाया, उल्टा चार्ज लगाते हैं। यहां पे -6 का नुकसान हो रहा है, ये -6 लेके भाग गए अपना। -6 को रिमूव कर दो और अज्यूम करो कि इसके ऊपर +6 आएगा, उल्टा चार्ज लगाते हैं। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? +6 आएगा। अब आ जाओ मेरी बात पे, क्या लिखा है? डब्बे के अंदर और बाहर, डब्बे के अंदर बाहर का फाइनल हिसाब। अब आपके पास डब्बे के अंदर क्या है? सर डब्बे के अंदर +6 है। डब्बे के बाहर क्या है? सर डब्बे के बाहर -4 है। किस किस को +6 और -4 का हिसाब निकालना आता है? जल्दी बताओ। फाइनल आंसर वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा? +2। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 नहीं, +2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के आगे चार्ज लगाना जरूरी होता है। 2 नहीं, है ना, 2 नहीं, कुछ और नहीं पूछा है, प्लस लगाना पड़ेगा वहां पे, +2। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा +2। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? +2। यानी कि ये जो आयरन है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका? +2। और करें एक एग्जांपल? आओ, आ जाओ बेटा। ठीक है, ये समझ आया? आसान था,
ये आप और ज्यादा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना, लिगेंड्स के बारे में जब नॉलेज बढ़ जाएगा कि किस लिगेंड की नेचर क्या है, वो एनाइनिक है, कैटाइनिक है, न्यूट्रल है ना, या वो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, सब पता चल जाएगा। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो हम यहां कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें तो, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो 6, बिकॉज 6 साइनाइड 6 बॉन्ड बना रहे हैं और हमको पता है कि ये यूनिडेंटेड है। यूनिडेंटेड के केस में जितने साइनाइड उतना बॉन्ड, और जितना बॉन्ड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था, हो सकता हो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ कम आया हो, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से बनाते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। देखो दूसरा ही एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। PTNS3 2Cl2, ये देखो PTNS3 2Cl2, हिंट आपको देना पड़ेगा, हिंट मैं आपको दे दूंगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, हिंट आपको मैं दे दूंगा, है ना, हिंट मैं आपको दे दूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? मेरा सवाल यह है कि क्या यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? मेरा सवाल, क्या यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? जल्दी बताओ। मेरा सवाल यह है कि क्या यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? मेरा सवाल यह है कि क्या यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब मेरा सवाल यह भी है कि अगर मैं यहां पे Cl2 और लिख दूं तो अब यह कॉम्प्लेक्स कैसा है? अब यह कॉम्प्लेक्स कैसा है? हाँ, उसका आंसर तो यस ही था भाई, डब्बे पे कोई चार्ज नहीं था पहले, है ना, ऐसे थोड़ी कि चार्ज है लेकिन छुपा के रख दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं है तो नहीं बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैंने Cl2 बाहर और लिख दिया, एक डब्बे के बाहर एक Cl2 लिख दिया। अब क्या है, तो चलो इसको करते हैं। देखो कुछ हिंट आपको जरूरत पड़ेगी, वो अभी दे रहा हूं मैं, बाद में नहीं। NH3 के बारे में देखते हैं। NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल एंड यूनिडेंटेड, ठीक है। Cl माइनस एनायनिक एंड यूनिडेंटेड। इसमें दो तरह के लिगेंड्स हैं, दो अमोनिया है, NH3 है, दो NH3 है और दो Cl2 है। अच्छा, पहले क्या करेंगे, हम डब्बे पे हिसाब निकाल देंगे। पहला काम हमारा इन दो Cl को भगाओ। पहला काम क्या है हमारा बेटा, दो Cl को भगाओ। हमने दो Cl भगा दिए, हमने क्या कर दिया बेटा, दो Cl भगा दिए, हमने ऐसे लिख दिया NH3 2 और Cl2, और हमने जैसे ही दो Cl भगाए कितना नुकसान हुआ, 2 माइनस का नुकसान हुआ, यानी इधर +2 आएगा। पहला काम होता है उस डब्बे का पता करो कि उस डब्बे पे क्या चार्ज है। हमने बाहर की काउंटर आयंस को हटा दिया, है ना, और यहां +2 लिख दिया। कई जगहों पे काउंटर आयंस नहीं होंगे, डायरेक्ट आपको +2 ही लिखा हुआ होगा, तो हमारा एक स्टेप बच जाता है कि ठीक है हमको पहले से दे रखा है +2, लेकिन यहां नहीं था, हमने Cl2 को हटा के सोचा कि उस डब्बे पे +2 है, आ गया +2। ठीक है बेटा, अब हम अंदर का हिसाब करेंगे। अच्छा बताओ, अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड हटता है तो चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है। अरे जो चीज न्यूट्रल है उसको हटाओगे, किसी न्यूट्रल चीज को हटाओगे तो उसके ऊपर चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, एग्जैक्टली जो लेके आया है बंदा वही लेके जाएगा। ये NH3 0 लेके आया था, 0 लेके जाएगा। लेकिन ये Cl जो है दो, ये दो अंदर वाले Cl जो है ये -1 लेकर आए थे, -1 अपना अपना लेकर जाएंगे, यानी कि ये तो जो लेकर आया था वही लेकर जाएगा। ये 0 लेकर जाएगा तो पीछे असर भी 0 छोड़ेगा, तो न्यूट्रल के हटने से तो उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन क्या अकेला सिर्फ ये दो लिगेंड है? नो, अंदर कौन है और एनायनिक दो लिगेंड और भी हैं दूसरे। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हो उसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स हो उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? बोला
होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो बताओ इस हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ये दूसरी तरह का लिगेंड है, इसके हटाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ये 2Cl हटे, अगेन यहां अंदर से 2Cl माइनस हटा, तो बताओ क्या ऊपर +2 आएगा राजा? और जैसे ही +2 अंदर आया, और हमको तो आदत है अंदर बाहर का हिसाब करने की, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +4। अभी बताया कि दोनों के दोनों यूनिडेंटेड हैं, तो बस फिर जितने लिगेंड उतना कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये साइनाइड नहीं है, वहां साइनाइड था इसलिए पूरा लिखा था कोऑर्डिनेशन नंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को डायरेक्ट Cn लिख रहा हूं, कितना होगा बेटा? 4। So the oxidation number is +4 and the coordination number is also +4. Sorry, 4, not plus. समझ आया? एकदम अच्छे से क्लियर हो गई चीज? ठीक। और एक एग्जाम्पल करना चाहते हो? फिर छोड़ दूंगा, लास्ट एग्जाम्पल, फिर छोड़ दूंगा। पक्का 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 पक्का। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें बाइडेंटेड हो ना, है ना? अभी किया, लिखा था आपने, एग्जाम्पल भी लिखा था, कहता तीसरा एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, बाकी तो आपको पता ही है, धीरे धीरे जब सीख जाओगे, आज के आज सारे नहीं सीख जाओगे। PtEN2 और यहां आ जाएगा Cl2। ठीक है, हिंट देना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको नॉलेज थोड़ी है। तो जो EN होता है ना बेटा, ये होता है बाइडेंटेड न्यूट्रल। तो चार्ज के नाम पे तो ये कुछ नहीं लेके जाएगा, हां, लेकिन ये एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, एक EN 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। तो सबसे पहला काम तो हम आज तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिखते हैं। पहले हम क्या लिख देंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले इधर साइड में लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। किसी को कोई डाउट है? एक EN बाइडेंटेड है, 2 बॉन्ड बनाएगा। बाइडेंटेड का मतलब है एक EN विल फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड विद मेटल। तो 2 EN कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे सर। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। अभी करते हैं सर। ये लो, पहले इसको हटा रहे, इसको हटाया, डब्बे पे चार्ज बता रहे, +2 आया, Pt और फिर En और फिर 2। अभी इसको हटाने से क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 0। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है। और जब इसको हटाने से कुछ नहीं आएगा, तो 0 और +2 का हिसाब भी तो +2 ही आएगा। तो अंदर बाहर का हिसाब गलत नहीं है अपना जुगाड़, अंदर 0 बाहर +2, हिसाब में +2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 लिख रहे हैं कुछ बच्चे। मैं कह रहा हूं कि जो बाइडेंटेड होता है उसमें डबल कर दो लिगेंड के। बाइडेंटेड लिगेंड के केस में लिगेंड का जितना नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका डबल कर दो। हियर 2 ligands are present, so the coordination number will be 4 because वहां पे एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 2 डोनर एटम है। ऐसा होता है वो, ऐसा ऐसा CH2 CH2 NH2 NH2 ऐसा होता है। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर ये मेटल इस तरह से देता है EN। ये होता है बेटा EN, ये होता है। तो इसके पास 2 डोनर एटम है, तो बाइडेंटेड होता है ये EN। ये होता है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको इथाइलिन बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन, है ना? या इथेन 1,2 डाइअमीन, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? इथेन 1,2 डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन बोल दो, या इथेन 1,2 डाइअमीन बोल दो, इथेन 1,2 डाइअमीन। जा रहा हूं यार, थैंक यू सर, बाय सर। क्या पागल हो गए हो क्या? हद है। जा रहे हैं, छोड़ के बस लिगेंड से कल करेंगे ये वाला, यहां से कल पढ़ेंगे, ये एक स्लाइड और पढ़ेंगे, फिर जा रहा हूं। अभी बताया होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इन विच CMI इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे कोई एग्जाम्पल थोड़ी लिखूंगा, तुमको खुद को पता है, एग्जाम्पल तुम सोचो। NCERT में पढ़ना, नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फिर है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स।
complexes in which CMI is bound to more than one kind of ligands, more than one type of ligands. अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स डब्बे में दिख रहे हैं तो वो सब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर डब्बे के अंदर एक ही तरह के लिगेंड्स दिख रहे हैं तो वो सब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है. ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है. ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन. वो क्या होता है? डब्बे की ज्योमेट्री. क्या होता है बेटा? डब्बे की ज्योमेट्री. तो वो कैसी कैसी हो सकती है? तो वो अलग अलग तरह की हो सकती है. M मतलब मेटल, L2, ML3, ML4, ML4 की 2 हो सकती है. ये लीनियर हो गया. ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया. ये आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, और 4 के साथ स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है. फिर आपका आता है ML5 टाइप का, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा. फिर आपका ML6 आता है, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं. हमको मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स पढ़ने पड़ेंगे हमारे चैप्टर में, वो एक तो ये रहा जहां पे स्टार बना रहा हूं, और एक ये रहा, और एक ये रहा. इनके अलावा ये बाकी के कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है. हम आगे जाके कॉम्प्लेक्स के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है बेटा? तो कैसे कैसे हो सकते हैं? तो लीनियर हो सकते हैं. लीनियर कैसा होगा बेटा? M है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड L, कोऑर्डिनेट बॉन्ड L, इस तरह से होगा. ये लीनियर है. M L L L, आप इनके नाम लिख देना. ये कौन सा वाला है? ML3 है, ट्राइगोनल प्लेनर है. टेट्राहेड्रल कैसा होगा? इस तरह से होगा. L लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये आता होगा. स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा? तो ऐसा होगा. ये स्क्वायर प्लेनर होगा. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा होगा? तो L, जा रहा हूं 1 मिनट. L L L, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा. ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा? तो ऑक्टाहेड्रल ऐसा होगा. अभी पीछे बनाया भी था हमने सबसे स्टार्टिंग में. L साइनाइड यहां था, यहां आयरन था, यहां 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 यहां. L L लिगेंड लिगेंड, और ये लिगेंड. ये ऑक्टाहेड्रल. तो इनके नाम लिख दोगे आप, जैसे लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल. इस तरह की ज्योमेट्री होती है. ठीक है भाई? हाँ, MR सर 2.0 सही पहचाना बेटा. हूं तो मैं उन्हीं के लक्षणों का. उनसे आज अभी क्लास लेने आ रहे हैं ना, बोल देना, वो खुद ही समझ जाएंगे कि वो नहीं छोड़ने वाला इंसान. मैं ऐसा ही हूं, मैं भी नहीं छोड़ता. कल से हम यहां करेंगे, लिगेंड विगेंड पढ़ेंगे. आपके लिए एक होमवर्क है, ये नोट करके लाओगे आप सब, या कल टाइम दे दूंगा, कर लेना. छोड़ो, हटाओ, विरोध देंगे. तो अभी कुछ खास इतना पढ़ाया नहीं है, चिंता मत करें. जो पढ़ाया उसको देखते रहें बस मजे से. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. नमस्कार. पढ़ते रहिए. पहला लेक्चर था, आसान आसान था. किसी को अगर कोई बात समझ भी नहीं आई हो तो चिंता ना करें, अगले लेक्चर में सारी चीजें एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होती है. शुक्रिया. थैंक यू सो मच.